हेलो फ्रेंड्स, सो चलिए अमेंडमेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो टॉपिक्स एलओडीआर और इनसाइडर ट्रेडिंग जो हमारे कल डिस्कशन में रह गए थे, ये दोनों टॉपिक्स हम लोग फटाफट खत्म कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर आप कंटेंट के टर्म्स में बात करें, सो सबसे ज़्यादा कंटेंट ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स जो अमेंडमेंट्स और एडिशंस हैं फॉर जून 2020 अटेम्प्ट, वो आई थिंक इन दो टॉपिक्स में, और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस भी अगर कोई है सो वो इन्हीं दो टॉपिक्स में। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू बी कनेक्टेड टिल द एंड, है ना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और दोनों सेक्शन ए के टॉपिक्स हैं, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सेक्शन ए का वेटेज 70 मार्क्स का है। सो स्टार्ट करते हैं, हम लोग एलओडीआर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब पहले बिफोर आई टेल यू क्या क्या एडिशंस एक्चुअली इस चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने किए हैं, मैं आपको थोड़ा सा एलओडीआर का बैकग्राउंड बता देता हूँ। एलओडीआर बेसिकली लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। एलओडीआर एसेंशियली बात करता है किसके बारे में कि एक लिस्टेड कंपनी को कौन कौन से कंप्लायंसेस एप्लीकेबल है इन टर्म्स ऑफ द डिस्क्लोजर्स। अच्छा, जैसे लिस्टिंग अग्रीमेंट है, सो लिस्टिंग अग्रीमेंट में बेसिकली क्या लिखा होता है, लिस्टिंग अग्रीमेंट में परहैप्स लिस्टिंग अग्रीमेंट किसके बीच में होता है, इट इज बिटवीन द स्टॉक एक्सचेंज एंड द कंपनी हु शेयर्स आर लिस्टेड। सो सपोज इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी, आपके शेयर्स अगर एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड है, सो आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, एनएसई और बीएसई के बीच में एक अग्रीमेंट होगा, और उस अग्रीमेंट में सारे के सारे कंप्लायंसेस लिखे होते हैं जो कंप्लायंसेस एक लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है। सो एलओडीआर का मेजर स्कोप क्या है, वो सारे के सारे कंप्लायंसेस है जो एक लिस्टेड कंपनी को फुलफिल करने। अच्छा, जरूरत क्या है, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज में पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है, सो रेगुलेटरी अथॉरिटीज का ये सोचना है कि भाई हर पॉइंट पर डिस्क्लोजर होने चाहिए, हर पॉइंट पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सो दैट द जनरल इन्वेस्टर्स, द पब्लिक इन्वेस्टर्स गेट टू नो ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। अच्छा, अब जितने भी डिस्क्लोजर्स थे उन सारे डिस्क्लोजर्स को हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर हेड्स में क्लासिफाई किया था। जैसे कुछ आपके ये मंथली कंप्लायंसेस थे, कुछ आपके क्वार्टरली कंप्लायंसेस थे, कुछ आपके हाफ ईयरली कंप्लायंसेस थे, कुछ आपके एनुअल कंप्लायंसेस थे, मतलब ईयरली कंप्लायंसेस, और उसके अलावा कुछ इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस थे। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, जितने भी हेड्स में जहाँ जहाँ पर कोई चेंजेस है, कोई अमेंडमेंट्स है, वो सारे के सारे कंप्लायंसेस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट टू दीस कंप्लायंसेस, बाकी जो कंप्लायंसेस हैं आपको सेम अपने स्टडी मटेरियल या फिर अपने जिस भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी के नोट से आप पढ़ रहे हैं वहीं से आपको कंटिन्यू करना है। इन एडिशन टू दैट आपको ये सारे के सारे कंप्लायंसेस इफेक्टिवली पढ़ने, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सम हाफ ईयरली कंप्लायंसेस। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि क्वार्टरली कंप्लायंसेस जितने थे उसमें कोई एडिशन नहीं है, वो एज इट इज वैसे के वैसे ही है। ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये हाफ ईयरली कंप्लायंसेस हैं। हाफ ईयरली कंप्लायंसेस मतलब आपको कब करना है, एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, ईच 6 मंथ्स। अच्छा, ये जो भी कंप्लायंसेस हैं ये आपके कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं है, ऑल दिस इज एज पर योर फाइनेंशियल ईयर। सो अगर मैं ये पूछूं कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 6 मंथ्स कब खत्म होते हैं, सो मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, सो 6 मंथ्स मेरे वहां से खत्म होते हैं 30 सितंबर को। सो पहली बार इसकी जो इफेक्टिव डेट, ये जो भी टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करोगे वो हम लोग करेंगे 30 सितंबर से फर्स्ट, एंड सेकेंड वो आप करोगे 31 मार्च से, राइट। सो आर एसेंशियली हाफ ईयरली कंप्लायंसेस, साल में 2 बार आपको करना है। चेक करते हैं। सो पहला ये लोग क्या बोल रहे हैं, द लिस्टेड कंपनी शैल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पार्टी? रिलेटेड पार्टी मतलब जो आरपीटी आप पढ़ते हैं सेक्शन 188 में हम लोग जो पढ़ते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, राइट। मतलब जो एक कंपनी के डायरेक्टर्स, केएमपीज, प्राइवेट पब्लिक कंपनीज ने, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनीज ने अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया है, राइट, मतलब उस कंपनी का इन किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन है, सो उसके लिए अप्रूवल है, राइट। मतलब आपको बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ता है, एंड एट द सेम टाइम अगर वो आपने ट्रांजैक्शन लिमिट एक्सीड की है, सो यू हैव टू हैव शेयर होल्डर्स परमिशन एज वेल, राइट। इसी चैप्टर में जो लास्ट सेक्शन है आपका विच इज आफ्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट टॉक्स अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, राइट। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। नाउ सो इनका क्या कहना है कि जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एक कंपनी ने किए हैं कंसोलिडेटेड बेसिस, मतलब उस पूरे पीरियड में जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने किए उन सब की रिपोर्टिंग आपको किसको करनी है, स्टॉक एक्सचेंज को करनी है। कब करेंगे, टाइम पीरियड आपको बताया है। सो ये मतलब कब आपका प्रोविजन ट्रिगर होता है, और दूसरा कितने टाइम पीरियड में आपको कंप्लायंसेस करना है, ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई है। सो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, दिस सेइंग विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। अच्छा, पब्लिकेशन मतलब क्या होता है कि जब आपने उसे ऑफिशियली कहीं पर रिलीज कर दिया है, राइट। सो जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं हमारे सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 2 न्यूज़पेपर्स में जाते हैं, इंग्लिश और वर्नाक्युलर। तो जैसे ही आपने इंग्लिश और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पब्लिश किए, उससे 30 डेज के अंदर अंदर आपने क्या करना है,
ये सारे के सारे डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। अच्छा, एक्सचेंज को बता के क्या फायदा होता है सर? मुझे तो शेयर होल्डर्स को बताना है। आपको शेयर होल्डर्स को पर्सनली नहीं बताना है, एक एक को नहीं बताना है। एक्सचेंज इसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है और जैसे ही एक्सचेंज ने इसे अपनी वेबसाइट पे डाला, द इन्फॉर्मेशन बिकम्स पब्लिक, इट इज डीम्ड टू बी पब्लिक इन्फॉर्मेशन, राइट? मतलब उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। सो आपको किसको इन्फॉर्म करना है? स्टॉक एक्सचेंज को। कितने टाइम पीरियड के अंदर? विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। कब से 30 डेज? जब भी आपने वो फाइनेंशियल आपके जो स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो आपने पब्लिश किए। सिंपल है। चलिए उसके बाद देखते हैं रेगुलेशन 33, सब रेगुलेशन 3। अच्छा, ये जो 33 आप देखते हैं ना, ये क्वार्टरली भी है, ये हाफ ईयरली भी है और ये एनुअल भी है, राइट? नाउ ये एसेंशियली किससे डील करता है और क्यों इसके इतने सारे ब्रेक्स? जैसे आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये हाफ ईयरली कंप्लायंसेस हैं, इसमें भी है। आप ईयरली कंप्लायंसेस में देखोगे तो वापस से रेगुलेशन 33 आता है। और अगर आप क्वार्टरली कंप्लायंसेस आपने पढ़े होंगे तो उसमें भी आपने पढ़ाई की फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, राइट? हर कंपनी को अपने ऑडिटेड या फिर अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड विद इन 45 डेज पब्लिश करने होते हैं, है ना? 2 न्यूज़पेपर्स में हम लोग पब्लिश करते हैं, इंग्लिश वर्नाक्युलर में। अच्छा, और जो लास्ट क्वार्टर होता है, लास्ट क्वार्टर मतलब 31 मार्च वाला आपका जो लास्ट क्वार्टर होता है, जनवरी टू मार्च, उसके लिए टाइम पीरियड आपको 60 डेज दिया, बिकॉज वो ऑडिटेड होते हैं, कंपल्सरली आपके ईयर एंड के अकाउंट्स ऑडिटेड ही होते हैं। सो लास्ट क्वार्टर के लिए आपको टाइम पीरियड 60 डेज है, फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के लिए आपको टाइम पीरियड 45 डेज दिया हुआ है। अब ये क्या है एसेंशियली, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसको शॉर्ट में। अच्छा सी, अब जैसे आप खैर रेगुलर लेक्चर्स देखते हैं ना, उसमें मैंने पूरा डिटेल में वो सब बताया हुआ है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स किस तरीके से न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं। खैर अभी ये इतनी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। सबसे पहले जो भी कंपनी है, इस कंपनी के, अच्छा एक बात बिल्कुल ऑब्वियस है, हम लोग यहाँ पर जब भी कंपनी की बात करते हैं वी ऑलवेज रेफर टू अ लिस्टेड कंपनी। इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 2 डिसीजन लेने पड़ते हैं इन द फर्स्ट क्वार्टर, राइट? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच इज अप्रैल टू जून। कौन से 2 डिसीजन लेने? पहला कि वो जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश करेगी, अच्छा सी, एक होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, राइट? शेड्यूल्स, नोट्स, एब्स्ट्रैक्ट, सारी चीज़ें जो आप ईयर एंड पे बनाते हैं। दूसरे होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स मतलब आपको बैलेंस शीट, पीएनएल नहीं बनाना है, बट उसको समरी फॉर्म में बनाना है। अच्छा, आप समरी में क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, क्या उसका कोई फॉर्मेट है? यस, उसका फॉर्मेट स्टॉक एक्सचेंज आपको देती है। सो फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के लिए, आई रिपीट, फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के लिए हर कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाती है, और जो लास्ट क्वार्टर है आपका, 4th क्वार्टर है, उसके लिए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, राइट? क्योंकि वो ईयर एंड के अकाउंट्स होते हैं आपके, 31 मार्च के अकाउंट्स होते हैं। सो पहला जो डिसीजन कंपनी लेती है फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के लिए, पहला डिसीजन ये होता है कि कंपनी साल भर में, फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स आई एम सेइंग, फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स आई एम सेइंग, वो अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश करेगी वो ऑडिटेड पब्लिश करेगी या फिर अनऑडिटेड पब्लिश करेगी। ये पहला डिसीजन आपको लेना है, ऑडिटेड होंगे या फिर अनऑडिटेड होंगे। दूसरा, अगर कंपनी की सब्सिडरीज, एसोसिएट, जेवी कंपनीज हैं तो वो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स स्टैंड अलोन पब्लिश करेगी या फिर कंसोलिडेटेड पब्लिश करेगी। ये डिसीजन वो कब लेगी? अपने साल की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे। अगर उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि साल भर में जो भी क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करेंगे वो ऑडिटेड होंगे तो साल भर ऑडिटेड, अगर उन्होंने डिसाइड किया अनऑडिटेड होंगे तो साल भर अनऑडिटेड, राइट? मतलब फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के लिए, एंड 4th क्वार्टर के लिए तो कंपलसरी ऑडिटेड ही होंगे। अच्छा, स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ होल्डिंग कंपनी के, कंसोलिडेटेड मतलब होल्डिंग प्लस सब्सिडरीज, जेवीज एंड एसोसिएट कंपनीज। सो ये आपको पहला डिसीजन लेना है ना? अच्छा, अब इसके अलावा इसमें एक हाफ ईयरली कंप्लायंस ये है, ये तो क्वार्टरली था अभी आपने जो ऊपर पढ़ा। हाफ ईयरली कंप्लायंस क्या है इसमें? हाफ ईयरली कंप्लायंस ये है कि ये तो आपको पब्लिश करना ही करना है, मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट्स तो कंपनी करती ही करती है, ये क्वार्टरली बेसिस पे है। इसके अलावा हाफ ईयरली बेसिस पर आपको क्या करना है? एक स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी आपको पब्लिश करना है, प्लस आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। 2 चीज़ें ध्यान से समझना। फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टरली बेसिस पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये आपका हाफ ईयरली कंप्लायंस है, राइट? अच्छा, फर्स्ट 6 मंथ्स मेरे कब खत्म होते हैं? 30 सितंबर। सो 30 सितंबर से 45 डेज के अंदर अंदर मेरे को ये पब्लिश करना है। और दूसरा जो लास्ट क्वार्टर है मेरा, नेक्स्ट 6 मंथ्स कब खत्म होते हैं? 31 मार्च को। 31 मार्च के तो वैसे भी
आपके बैलेंस शीट पीएनएल बनती है, डिटेल में बनती है, राइट। तो उस वक्त आपको पब्लिश नहीं करना, मतलब इन शॉर्ट ये वाला कंप्लायंस आपको साल में एक ही बार करना है। कब? 30 सितंबर पे। अच्छा, 31 मार्च वाले 6 मंथ्स पर क्यों नहीं करना है? क्योंकि इस वक्त तो आपके पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनती है, प्रॉपर पीएनएल बनता है, ईयर एंड के अकाउंट्स बनते हैं, तो इस वक्त स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमको क्या पब्लिश करना है? स्टेटमेंट। व्हेन आई से स्टेटमेंट, इट डज नॉट मीन द एंटायर बैलेंस शीट, डज नॉट मीन द एंटायर पीएनएल, सिर्फ उसकी एक समरी दी होती है, उसका भी फॉर्मेट है, बस उसमें आपको अपने अपने फिगर्स इंक्लूड करने। ये क्लियर है? सो ये आपका एक हाफ ईयरली कंप्लायंस है ना। क्या पब्लिश करोगे आप? स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब बैलेंस शीट हो गई इन शॉर्ट, और दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बस यही यहां पर आपको पढ़ना है। कब बताया इन्होंने? 1 से 6 मंथ्स। अच्छा, ईयरली कंप्लायंसेस अब देखते हैं। इसमें भी सेम, सबसे पहले वही आ रहा है आपका 33(3). चलो अब सुनना, हाँ वापस से, ये मैं इसी में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया था? साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्वार्टर 1 विच इज अप्रैल टू जून, सेकेंड क्वार्टर विच इज जुलाई टू सितंबर, थर्ड क्वार्टर which is October to December, and fourth quarter which is say January to March. Now first 3 quarters में कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाती है, और लास्ट क्वार्टर में कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब डिटेल्ड आपके बैलेंस शीट पीएनएल। फाइनेंशियल रिजल्ट्स का फॉर्मेट होता है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए टाइम पीरियड, पब्लिकेशन मतलब अप्रूवल के लिए टाइम पीरियड दिया 45 डेज, और 45 डेज कब से? फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। ये आपने क्वार्टरली कंप्लायंसेस में पढ़ा होगा, है ना, इसमें कोई चेंज अमेंडमेंट नहीं है सच। और जो लास्ट क्वार्टर है इसमें टाइम पीरियड आपको 60 डेज दिया हुआ है ना। 60 डेज कब से? एंड ऑफ द क्वार्टर। तो फर्स्ट 3 के लिए 45 है, लास्ट के लिए 60 है। लास्ट के लिए 60 इसलिए है क्योंकि इस वक्त आपके बैलेंस शीट पीएनएल डिटेल्ड होते हैं, एनुअल होते हैं, प्लस ऑडिटेड होते हैं, इसलिए टाइम पीरियड एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपको। सो बोर्ड कितने टाइम पीरियड में अप्रूव करेगा? फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के लिए 45 डेज, लास्ट क्वार्टर के लिए 60 डेज। ठीक है, चलिए अब एक बार प्रोविजन मेरे साथ में पढ़ना जरा। अच्छा देखो, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है आई थिंक, स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ होल्डिंग कंपनी अगर कंपनी की सब्सिडरी एसोसिएट नहीं है, और कंसोलिडेटेड मतलब उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट और उसकी जेवी कंपनीज की भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करो जरा। द लिस्टेड कंपनी शैल सबमिट एनुअल ऑडिटेड, अच्छा वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं? एनुअल ऑडिटेड। एनुअल मतलब साल के एंड में, ऑडिटेड इज मतलब ऑडिटर्स ने उसका प्रॉपर डिटेल्ड ऑडिट किया है। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट कौन देता है? ऑडिटर्स देते हैं। अच्छा ये एक बात हमेशा ध्यान रखना, सी जब भी ऑडिट होता है तो जो आपका ऑडिटर होता है वो ऑडिट रिपोर्ट देता है। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के लिए अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश करेगी, राइट, ऑडिटेड नहीं, अनऑडिटेड अगर पब्लिश करती है फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के, लास्ट के लिए तो ऑडिट कंपलसरी है, फर्स्ट 3 की मैं बात कर रहा हूँ। सो अगर फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के लिए आपने डिसाइड किया कि भाई मेरे को डिटेल्ड ऑडिट नहीं करना है, तो ऐसा नहीं कि ऑडिटर्स ऑडिट नहीं करते हैं। जब इट इज़ नॉट डिटेल्ड, जो आपका ऑडिट है होता ज़रूर है, बस इतना डिटेल में नहीं होता है जितना ईयर एंड पे होता है। सो उस केस में ऑडिटर्स आपको एक लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट देते हैं। लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट आई थिंक नाम से ही क्लियर है कि भाई मैंने सब बहुत डिटेल में नहीं चेक किया, ऊपर ऊपर से चेक किया, लेकिन मैंने देखा ज़रूर है। सो ऑडिटर्स आपको क्या देते हैं? लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट देते हैं। और जब आपके अकाउंट्स डिटेल में ऑडिट हुए तो ऑडिटर्स आपको ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, चलिए सो पढ़ते हैं। एनुअल ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद द ऑडिट रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट, ये पढ़ना ध्यान से, स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशंस। आगे इसको थोड़ा सा और पढ़ना। एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑडिट रिपोर्ट विथ मॉडिफाइड ओपिनियन टू द स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा सी, हम लोगों ने ये रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी इश्यूज होते हैं, कोई
प्रॉब्लम्स होती है तो ऑडिटर्स उसको क्वालिफाई कर देते हैं। क्वालिफाई कर देते हैं मतलब उसमें नेगेटिव रिमार्क डाल देते हैं कि भाई मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं हुआ, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स इनअप्रोप्रिएट है, या फिर डिस्क्लोजर्स नहीं है, फिर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट वॉइड है, कुछ भी जो भी उनको लगता है कि डिस्क्वालिफिकेशन है वो उसके अंदर हाईलाइट करते हैं। और अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड है तो डायरेक्टर्स को उसका जस्टिफिकेशन डायरेक्टर्स रिपोर्ट में देना पड़ता है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कैसे देते हैं, मतलब जो साल के एंड में आपकी एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को जस्टिफाई करते हैं कि भाई वो क्वालिफिकेशन क्यों है, मतलब वो नेगेटिव रिमार्क क्यों है, कि आपने बोला रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स नहीं दिए हैं, ऑडिटर्स ने ऐसा कहा, तो डायरेक्टर ये जस्टिफाई करते हैं कि भाई ये आपने रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स क्यों नहीं दिए हैं, राइट, ये उसका स्कोप होता है। सो यहाँ पे समझना ये क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशंस, मतलब जो भी नेगेटिव रिमार्क्स ऑडिटर्स ने दिए हैं उसके ऊपर डायरेक्टर्स ने क्या जस्टिफाई किया है। अच्छा, विथ मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब अगर कंपनी ने उसके बेसिस पे कोई करेक्टिव एक्शन लिया तो ऑडिटर्स उसे वापस से मॉडिफाई कर सकते हैं। इस मॉडिफाइड ओपिनियन, किसका ओपिनियन, ऑडिटर्स का ओपिनियन। सो डायरेक्टर्स ने ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई की, डायरेक्टर्स ने उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिया, और जब डायरेक्टर्स ने उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिया तो ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट को वापस से मॉडिफाई कर दिया, रिकरेक्ट कर दिया, इज मॉडिफाइड ओपिनियन, राइट। तो ये आपको पब्लिश मतलब यहाँ पे किसके सामने प्रेजेंट करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करना है। सेकंड पैराग्राफ देखना, इफ लिस्टेड कंपनी है सब्सिडरीज, तो सब्सिडरी के केस में सेम रूल्स, बस यहाँ पे आपने जो स्टैंड अलोन के लिए पढ़ा था सेकंड पैराग्राफ में आप वो कंसोलिडेटेड के लिए पढ़ोगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो तो स्टैंड अलोन के साथ साथ कंपनी क्या पब्लिश करेगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी पब्लिश करती है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। सो क्या क्या पब्लिश करना है अपने को, सबसे पहले एनुअल ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट, इम्पैक्ट ऑन ऑडिट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशंस, एंड अगर उसमें कोई मॉडिफाइड ओपिनियन है तो वो भी अपने को पब्लिश करना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका ऑडिट डिटेल में नहीं होता है तो ऑडिटर्स आपको क्या देते हैं, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट देते हैं, उस केस में क्या देते हैं, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट, ठीक है। सो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका ऑडिट डिटेल्ड है सो ऑडिटर्स आपको ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, और अगर आपका ऑडिट डिटेल्ड नहीं है तो उस केस में ऑडिटर्स आपको लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट देते हैं। सो ये हमको कब पब्लिश करना है, फॉर द लास्ट क्वार्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, और फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के लिए टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 45 डेज। सो फर्स्ट 3 क्वार्टर्स 45 डेज, लास्ट क्वार्टर 60 डेज। लास्ट क्वार्टर के लिए ऑडिट कंपलसरी है, लेकिन फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के लिए ऑडिट ऑप्शनल है। अगर ऑडिट किया है तो ऑडिटर्स ऑडिट रिपोर्ट देंगे, अगर ऑडिट नहीं किया है तो ऑडिटर्स आपको लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट देते हैं। ये इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो क्योंकि हम लोग ये ईयरली कंप्लायंसेस पढ़ रहे हैं इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हो, लास्ट क्वार्टर के बारे में, और ये सारे डिस्क्लोजर्स अपने को कितने टाइम पीरियड में देने, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। ये आई थिंक इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट था, बाकी बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है, आपको बस एक बार रन थ्रू करना है। चेक करते हैं, द लिस्टेड रेगुलेशन 34 क्या बोल रहा है, द लिस्टेड कंपनी शैल सबमिट द एनुअल रिपोर्ट with the notice of the AGM to the stock exchange। तो जैसे ही हम लोग शेयर होल्डर्स को साल के एंड में एनुअल रिपोर्ट और नोटिस डिस्पैच करते हैं, आपको इमीडिएटली उसकी कॉपी किसके पास फाइल करनी है, एक्सचेंज के पास। जैसे ही आप एक्सचेंज के पास फाइल करोगे, एक्सचेंज उसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट के अंदर सब कुछ होता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, एब्स्ट्रैक्ट, शेड्यूल्स, नोट्स, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। उसके अलावा लिस्टेड कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट होती है, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट होती है, टॉप 1000 कंपनीज के लिए जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एनुअल रिपोर्ट में होती है। तो उस एनुअल रिपोर्ट की कॉपी अलॉन्ग विथ नोटिस एज इट इज आपको किसके पास फाइल करना है, एक्सचेंज के पास, और एक्सचेंज उसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है। अच्छा, कब फाइल करोगे, जैसे ही आपने शेयर होल्डर्स को डिस्पैच किया इमीडिएटली उसकी कॉपी किसके पास फाइल करना है, स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल करना है। इतना सही है। आगे देखो नेक्स्ट, in case any changes to the annual report, the revised copy along with the details of an explanation to the for the changes shall be sent। अगर आपने एनुअल रिपोर्ट डिस्पैच करने के बाद अगर उसमें कोई चेंजेस बताए हैं, राइट, अडेंडम के फॉर्म में कोई दूसरी कॉपी आपने शेयर होल्डर्स को भेजी है, तो वो चेंजेस भी आपको एक्सचेंज को बताने, और वो चेंजेस क्यों किए उसका जस्टिफिकेशन भी आपको देना, और उसके लिए टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 48 आवर्स। तो पहली बार एनुअल रिपोर्ट की कॉपी कब जाएगी, एज सुन एज इट इज डिस्पैच टू द शेयर होल्डर्स, आप भेजोगे। अगर उसमें कोई चेंजेस किए तो चेंजेस के बाद 48 आवर्स में वापस से आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है। इस 34(1)(b) सिंपल है सारे के सारे। आगे देखते हैं, द लिस्टेड कंपनी शैल सेंड एनुअल रिपोर्ट टू द होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटीज। ये आपने पढ़ा ही है, 21 डेज क्लियर नोटिस
या तो आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, और फिर आप हार्ड कॉपी मतलब बाय पोस्ट सारे के सारे शेयर होल्डर्स को भेजने ही वाले हो, है ना। सो कितने दिन के पहले भेजना है? 21 डेज क्लियर नोटिस बिफोर द डेट ऑफ AGM। ये आपको सभी शेयर होल्डर्स को पोस्ट करना है। चलो उसके बाद चेक करना इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस। नाउ व्हेन आई से इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस, इट मीन्स ओनली ऑन अकरेंस ऑफ दिस इवेंट आपको ये डिस्क्लोजर्स देने, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है ना। सो ये ईयरली क्वार्टरली वैसे नहीं है, ये ओकेजन बेस्ड है कि अगर वो इवेंट होता है तो उस केस में आपको ये डिस्क्लोजर्स देने। चलो चेक करते हैं एक एक करके। सबसे पहले 31A। अच्छा 31A हम लोगों ने रेगुलर बैच में भी पढ़ा हुआ है, खैर रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रमोटर ग्रुप। मैं बिल्कुल एकदम 2 लाइन में आपको ये समझा देता हूँ। सी जैसे हर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मेजरली 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करती है ना। आप बोलोगे सर 3 कैटेगरी होती है, QIB एक्सक्यूज मी, QIB, HNI और रिटेल। 3 कैटेगरीज नहीं होती, ये 3 पब्लिक कैटेगरी शेयर होल्डर्स की कैटेगरी होती है। शेयर होल्डर्स की 2 प्राइम कैटेगरीज होती है, एक प्रमोटर, दूसरा पब्लिक। और पब्लिक की फिर ये 3 फर्दर सब कैटेगरीज होती है, QIBs, HNIs और रिटेल। सो मेजर 2 कैटेगरीज होती है, प्रमोटर एंड पब्लिक। अब किसी इंडिविजुअल को ऐसा लगता है जिसे कंपनी ने क्लासीफाई किया एज अ प्रमोटर, से फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने मुझे क्लासीफाई किया एज अ प्रमोटर, राइट, मतलब मेरा उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल है इन शॉर्ट, लेकिन मैंने ना ही अपना कंट्रोल एक्सरसाइज किया, ना ही मेरा इंटरेस्ट है, और ना ही मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कंपनी का प्रमोटर बनूँ। सो मैं कंपनी को एप्लीकेशन करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कंपनी को, आप मेरे को प्रमोटर ग्रुप कैटेगरी से हटा दो। फिर कंपनी डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेती है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेती है, एक्सचेंज को इन्फॉर्म करती है, एंड प्रमोटर को हम लोग रिक्लासीफाई कर देते हैं एज अ नॉन प्रमोटर। सिंपल। सो रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रमोटर्स मतलब आप कोई इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट प्रमोटर है या नहीं है, उसकी कैटेगरी को रिक्लासीफाई करना इज रिक्लासिफिकेशन, ठीक है। सो अब यहाँ पे कंप्लायंस क्या है ये पढ़ना, देखो जरा। द लिस्टेड कंपनी शैल डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज द डीम्ड मटीरियल इवेंट्स, दैट इज रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर रिक्लासिफिकेशन बाय द लिस्टेड कंपनी फ्रॉम द प्रमोटर्स। मतलब अगर किसी प्रमोटर ने लिस्टेड कंपनी को रिक्वेस्ट की है कि साहब आप मेरे को रिक्लासीफाई कर दो, मैं प्रमोटर नहीं हूँ कंपनी का, सो आप मुझे रिक्लासीफाई कर दो। सो उसे डिस्क्लोजर कितने कंपनी एक्सचेंज को इन्फॉर्म करती है, कितने टाइम पीरियड के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। ये आपने रेगुलर प्रोविजन में भी पढ़ा हुआ है। जैसे ही कंपनी के पास नोटिस आएगा, मतलब कौन किसको इन्फॉर्म करेगा, ये प्रमोटर है, ये एप्लीकेशन करेगा किसे, कंपनी को, और कंपनी के पास जैसे ही एप्लीकेशन आती है कंपनी इन्फॉर्म करेगी उसे स्टॉक एक्सचेंज को, और इसके लिए टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर्स। इस 31A आगे चेक करना। 39 सब रेगुलेशन 2, आई थिंक ये बहुत सिंपल से, ये चेक करो जरा। द लिस्टेड कंपनी शैल इशू सर्टिफिकेट्स और रिसीट्स और एडवाइजेस एज एप्लीकेबल ऑफ सब डिविजन, मतलब कोई भी स्टॉक स्प्लिट होता है, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, रिन्यूअल, एक्सचेंजेस, मतलब ये शेयर से रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज़ है। तो कितने टाइम पीरियड में मतलब ये आपको एक्शन लेना उसके ऊपर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच लॉजमेंट। मतलब जो भी शेयर होल्डर ने रिक्वेस्ट की है कि साहब मेरे को सर्टिफिकेट स्प्लिट करके दे दो या उसे आप कंसोलिडेट करके दे दो, तो उस केस में कंपनी एक्शन लेगी 30 डेज़ के अंदर, ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ बहुत दिमाग लगाने जैसा नहीं है। नेक्स्ट देखो, लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स एंड इशू ऑफ डुप्लीकेट। किसी के शेयर्स गुम हो जाते हैं, अगर उसको डुप्लीकेट की रिक्वेस्ट करना है, सो आप उसे डुप्लीकेट की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करो, और जैसे ही कंपनी के पास रिक्वेस्ट आती, कंपनी उसको इन्फॉर्म करेगी किसे, स्टॉक एक्सचेंज को, कितने टाइम पीरियड के अंदर, 2 दिन के अंदर, है ना। 2 दिन में इशू नहीं करना है डुप्लीकेट। इन्होंने क्या बोला कि सपोज मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे सर्टिफिकेट्स गुम हो गए, सो मैं कंपनी को रिक्वेस्ट करूँगा ऑब्वियसली, सो कंपनी एक्सचेंज को इन्फॉर्म करती है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 डेज कि ऐसी उसके पास कोई एप्लीकेशन आई है। डन। चलिए उसके बाद देखते हैं। आई थिंक अब ये टाइम पीरियड है, देखते जाना ज़रा। ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे सिर्फ एक ये प्रोवाइजो इन्होंने ऐड किया क्लैरिफिकेशन के फॉर्म में कि ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन सिर्फ तब हो सकता है व्हेन द सिक्योरिटीज़ आर डीमैटेरियलाइज्ड। अब फिजिकल फॉर्म में कुछ भी अलाउड नहीं है ना। सो इन्होंने बोला कि भाई जब भी कोई ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन इसकी ट्रांसपोजिशन की एप्लीकेशन आती है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन आनी चाहिए, अब डीमैट फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में कुछ भी अलाउड नहीं है। सिंपल से पॉइंट्स है। नेक्स्ट देखना, द लिस्टेड कंपनी शैल रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ इट्स सिक्योरिटीज इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी एंड इशू सर्टिफिकेट्स, है ना। सो बेसिकली कोई भी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट है, सो कितने टाइम पीरियड के अंदर, 15 डेज। लेकिन एक बात आई थिंक क्लियर है
कि अब जो भी आप ट्रांसफ़र भी रजिस्टर करोगे वो कितने टाइम पीरियड के अंदर करना है आपको, अब सॉरी 15 डेज, बट कौन से फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में, फिजिकल टू डीमैट है। हाँ ये देखना, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बुक क्लोजर रिकॉर्ड डेट। अच्छा बुक क्लोजर रिकॉर्ड डेट क्या होता है? बुक क्लोजर मतलब वो टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच कंपनी कोई भी शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर नहीं करती है, इस बुक क्लोजर। रिकॉर्ड डेट मतलब अगर कंपनी को कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन करना हो, डिविडेंड देना है, बोनस देना है, राइट्स देना है, या और कोई कॉर्पोरेट एक्शन अगर आप करना चाहते हो तो आपको शेयर होल्डर्स का रिकॉर्ड लेना पड़ता है कि मैं कौन से दिन के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाला हूँ, राइट। सो जिस दिन का हम लोग रिकॉर्ड लेते हैं उसे कंपनी रिकॉर्ड डेट मतलब रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। सो इनका क्या कहना है कि जब आप रिकॉर्ड डेट या बुक क्लोजर डेट डिक्लेयर करोगे सो आपको स्टॉक एक्सचेंज को एडवांस में इंटीमेशन देना है ताकि एक्सचेंज उसे अपनी वेबसाइट पे डाल सके, और वेबसाइट पे डालने का सोल पर्पस क्या होता है, सबको पता चल जाता है कि आपका बुक क्लोजर डेट है, रिकॉर्ड डेट है। तो राइट्स इशू के केस में जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर देती है, कितने दिन पहले बोल रहे हैं, देर सेइंग 3 डेज इन एडवांस, है ना, 3 दिन पहले। जब भी आपका बुक क्लोजर रिकॉर्ड डेट होने वाला है उससे 3 दिन पहले, और राइट्स इशू को छोड़ के बाकी दूसरा कोई भी इशू होगा तो उस केस में 7 डेज। सो राइट्स के केस में 3 डेज है, और राइट्स छोड़ के बाकी किसी भी दिन एक्टिविटी के लिए कितना है, 7 वर्किंग डेज है। वर्किंग डेज सैटरडे संडे हम लोग काउंट नहीं करते, है ना। और जब भी आप ये 3 डेज 7 डेज काउंट करोगे आपको 2 डेट्स एक्सक्लूड करनी, कौन सी, डेट ऑफ इंटीमेशन मतलब जिस दिन आपने डिस्क्लोजर देना है वो दिन, और दूसरा रिकॉर्ड डेट। एग्जाम्पल के लिए समझना कि जैसे टुडे इज लेट्स से 26 और कंपनी को अपनी रिकॉर्ड डेट फिक्स करनी है एज 1 मई, तो 2 दिन छोड़ देना, 26 छोड़ देना, ये क्या है, ये डेट ऑफ इंटीमेशन है, एंड 1 मई रिकॉर्ड डेट, इसको भी छोड़ देना। इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए अगर राइट्स इशू के लिए, तो 3 दिन, 27, 28, 29, 30, 4 दिन हो रहा है, विच इज़ अ सफिशिएंट नोटिस, ठीक है। सो राइट्स के केस में 3 डेज, राइट्स को छोड़ के बाकी किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन के लिए 7 डेज है। नेक्स्ट देखते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। आई थिंक बहुत सिंपल सा है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी मतलब क्या है कि हर कंपनी अपनी एक पॉलिसी बनाएगी विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड, की कितना पैसा वो फ्लो बैक करना चाहती है, मतलब बिजनेस में रीइन्वेस्ट करेगी, और कितना वो डिविडेंड के फॉर्म में देना चाहती है, कितनी उसकी विलिंगनेस है। तो वैसा एक पॉलिसी बनाएगी, और वो किसको डिस्क्लोज करेगी, स्टॉक एक्सचेंज को, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगी, एंड एट द सेम टाइम एनुअल रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करेगी, है ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की। ये अगेन कंप्लायंस पॉइंट है। अच्छा ये किसको बनाना है बस वो देख लेना, ये सिर्फ और सिर्फ अभी किसे एप्लीकेबल है, टॉप 500 कंपनीज। एक्चुअली इनका प्लान बहुत क्लियर है। आई थिंक धीरे 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 करके 500, 1000, 2000, 5000, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये सभी लिस्टेड कंपनीज को बोल देंगे। फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन है ये सारी की सारी, और ये तो ठीक है। आई थिंक लास्ट हर कंपनी की एक फंक्शनल वेबसाइट होनी चाहिए, और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आप एक्सचेंज को इन्फॉर्म करते हो आपको साथ साथ में वही चीज़ अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करनी है 2 दिन के अंदर अंदर, राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोर्ड मीटिंग भी थी जिसमें आपने प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया, तो आप एक्सचेंज को नोटिस भेजते हो, एक्सचेंज को नोटिस भेजने के साथ अपनी वेबसाइट भी अपलोड कर दो। कितने टाइम पीरियड के अंदर, 2 वर्किंग डेज ना। तो ये सारे के सारे LODR के कंप्लायंसेस थे। आगे चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल। ना इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब क्या होता है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब प्राइमा फेसी अप्रूवल, है ना। सो जब भी कंपनी ऐसा कोई इशू करती है या ऐसा कोई एक्टिविटी करती है जिसमें किसी भी तरीके का शेयर इशू है, तो आप बिफोर यू बेसिकली इशू शेयर्स और अलॉट शेयर्स आप एक्सचेंज से परमिशन लेते हो कि साहब आप मेरे कंप्लायंसेस चेक कर लो, अगर मेरे कंप्लायंसेस बराबर है तो आप मेरे को अप्रूवल दे दो कि जब मैं शेयर्स इशू करूंगा पब्लिक को उसके बाद आप मुझे लिस्टिंग परमिशन दे दोगे। मतलब सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट, बाकी आप मेरे सब कंप्लायंसेस चेक कर लो, अगर वो बराबर है तो आप मुझे इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दो। सो इनका क्या कहना है कि भाई इन प्रिंसिपल अप्रूवल किसको लेना है? ये जनरल सा पॉइंट है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दे आर सेइंग फ्रॉम ऑल द एक्सचेंजेस जहाँ पर आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, और कौन से एक्सचेंजेस? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैविंग नेशन वाइड टर्मिनल्स, है ना। बाकी आपको नॉन रिकॉग्नाइज के लिए एनीवे कोई लॉज यहाँ पर है ही नहीं। सो बेसिकली जिन भी एक्सचेंजेस पर आपकी कंपनीज लिस्टेड है, अभी रिकॉग्नाइज हुई है NSE BSE, सो अगर आपकी कंपनी सिर्फ NSE लिस्टेड है तो NSE का अप्रूवल, सिर्फ BSE लिस्टेड है सिर्फ BSE का अप्रूवल, और दोनों जगह लिस्टेड है तो दोनों का अप्रूवल आपको एडवांस में लेना है। बस इतना ही इसके अंदर। आगे देखते हैं रोल ऑफ अ CS इन प्रैक्टिस, मतलब कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के LODR में कहाँ कहाँ पर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है।
अगेन बहुत सिंपल से कॉस्मेटिक से पॉइंट्स है, सिर्फ हेड साइड्स भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब जो भी शेयर ट्रांसफ़र कंपनी के पास आए हैं, कंपनी ने वो ट्रांसफर्स ड्यूली रजिस्टर किए, ऐसा सर्टिफिकेट कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर अपने पीसीएस से लेती है। तो पीसीएस ऑडिट करता है कि सारे ट्रांसमिशन बराबर हुए या नहीं है, और वो कंपनी को उसके बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक सर्टिफिकेट दे देता है कि भाई आपने सब कुछ बराबर किया पूरे क्वार्टर में, और कंपनी वही स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देती है। सो ये पहला स्कोप। दूसरा, कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे वो कंपनी ने ड्यूली क्वार्टरली बेसिस पर कंप्लाई किया है, उसका सर्टिफिकेट आप पीसीएस से लेते हैं। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ 100% एसेट कवर। एसेट कवर मतलब क्या होता है, जितने भी डेट सिक्योरिटीज़ का इशू होता है, तो डेट सिक्योरिटीज़ हम लोगों ने पढ़ा है कि सबके सब सिक्योरिटी होती है लिस्टेड कंपनीज के केस में। तो 100% एसेट कवर मतलब अगर सपोज मेरी बुक्स में 500 करोड़ की डेट दिख रही है, तो 500 करोड़ की डेट के अगेंस्ट मैंने 500 करोड़ का एसेट क्रिएट किया हुआ है, मतलब उसको सिक्योर किया हुआ है, तो एसेट सफिशिएंट है टू डिस्पोज ऑफ द एंटायर डेट्स। इसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर होल्डर्स या डेट होल्डर्स की इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था, इस 100% एसेट कवर। आगे सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, ये तो खैर पढ़ाई है हम लोगों ने कि हर लिस्टेड कंपनी को अब सेक्रेटेरियल ऑडिट करना मैंडेटरी है, और सेक्रेटरी ऑडिट कौन करता है, ऑब्वियसली पीसीएस। नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन। ये एक सर्टिफिकेट आप ले लेते हो साल के एंड में कि भाई कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सब के सब क्वालिफाइड है, मतलब दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। सो बस एक सर्टिफिकेट आप पीसीएस से लेते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये कुछ पीसीएस के कंप्लायंसेस थे। अच्छा, जैसे मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था ना कि आपके इसमें 2 केस स्टडीज़ हैं, आई थिंक बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग काफ़ी है, और मुझे लगता है एग्जाम में आने के इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो आई थिंक बहुत अच्छे से पढ़ना और इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, है ना। ये मैंने एक्चुअली क्या किया है, जैसा आपका मॉड्यूल में दिया हुआ था मैंने एज इट इज़ उसको यहाँ पर ले लिया। ऑफकोर्स मैंने इसमें कुछ चीज़ें कट शॉर्ट की है, बट इतना लेंदी आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो खैर मैं बता दूंगा आपको क्या आप स्किप कर सकते हो उससे। अब ये बहुत ध्यान से सुनना, मेरे हिसाब से ये आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चेक करते हैं। सो क्वेश्चन ज़रा साथ में पढ़ते हैं। पहला देखना, केस 1, दे सेइंग हॉटसन कंपनी इज़ अ मीडियम साइज लिस्टेड कंपनी। मिस्टर मोहन इज़ अ वेल्दी बिजनेस एंटरप्रेन्योर एंड द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द कंपनी, है ना। सो एक लिस्टेड कंपनी है हॉटसन कंपनी, और उसके जो प्रमोटर हैं, मतलब जो फाउंडर है वो कौन है, मिस्टर मोहन। और मिस्टर मोहन की कितनी होल्डिंग है कंपनी में, 28%। ही ओन्स 28% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स एंड इज़ द मेजर शेयर होल्डर, बट ही इज़ नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही इज़ नॉट अ डायरेक्टर, ही इज़ जस्ट अ शेयर होल्डर नाउ, है ना। So he is the founder, but he's quit the company as a director. He continues to be a shareholder, enjoying 28% voting. Having resigned several years ago when the company obtained its stock market quotation, so list होने के बाद उन्होंने resign कर दिया. Although he is no longer a director, Mohan continues to show considerable interest in the business affairs of the company, है ना। मतलब although he is not a director, लेकिन फिर भी उनका काफ़ी involvement कंपनी की business activities में रहता है. Recently, he has been demanding that the board should consult him on issues of business strategy and dividend policy. So यहाँ पर इनका ऐसा कहना है कि भाई although he is not a director, लेकिन वो काफ़ी keen interest लेते हैं कंपनीज की बिजनेस एक्टिविटीज़ में. He also believes that, अब ये पढ़ना ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है. He also believes that at least 2 non-executive directors should resign because they contribute nothing to the value of the board. So उनका ये सजेशन, उनका ये व्यू है कि भाई कंपनी के बोर्ड पर जो 2 डायरेक्टर्स हैं बिल्कुल किसी काम के नहीं है, उन दोनों को निकाल देना चाहिए. 2 members of the board agree and argue that Mohan should be consulted regularly on important issues. So 2 कंपनी के डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये सही बात है, 2 डायरेक्टर्स उस कंपनी में बिल्कुल वेस्ट है, उनको निकाल देना चाहिए. एंड ही शुड बी कंसल्टेड, क्यों, क्योंकि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इज द फाउंडर. However, the majority of the board members are hostile and resent Mohan's continual interference. और बाकी डायरेक्टर्स का ये मानना है कि भाई उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, अगर उन्होंने छोड़ दिया कंपनी को तो ही शुड लीव द कंपनी, ही शुड एंजॉय हिज राइट्स एज अ शेयर होल्डर. नाउ आगे देखते हैं. आफ्टर अ रीसेंट आर्ग्यूमेंट विद द चेयरमैन, मोहन हैज़, अच्छा ये किसका आर्ग्यूमेंट हुआ है, मोहन और चेयरमैन का, है ना. ये थोड़ी स्टोरी अगर आप सुन रहे होंगे ना तो आपको काफ़ी कुछ टाटास जैसी लग रही होगी, राइट. ऑफकोर्स नॉट एग्जैक्टली एज टाटा ग्रुप या TCS जहाँ पे we've read about Cyrus Mistry and Ratan Tata, but ठीक है, कुछ facts काफ़ी कुछ similar है. Mohan has threatened to sue members of the board for gross dereliction of their duties as his directors. तो
जो कंपनी के प्रेजेंट चेयरमैन है उनका और मोहन का कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया किसी इशू को लेकर, और उन्होंने अब धमकी दी है कि भाई वो स्यू कर देंगे सारे डायरेक्टर्स को। क्यों? कि भाई वो अपनी ड्यूटीज ठीक तरीके से फुलफिल नहीं कर रहे। ही इज ऑल्सो डिमांडेड द रेजिग्नेशन ऑफ अ बोर्ड मेंबर हु इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी दैट कंपनी हैज जस्ट दिस थिंग दैट ही इज जस्ट सोल्ड टू हॉटसन कंपनी। मतलब इनका क्या कहना है कि भाई ये एक डायरेक्टर का रेजिग्नेशन चाहते हैं, राइट। सो मतलब सिचुएशन ऐसी है कि ये कंपनी है, ये मोहन है, इस कंपनी के बोर्ड पर लेट्स से एक डायरेक्टर है मिस्टर एक्स। सो एक्स ने अपनी कोई प्रॉपर्टी कंपनी को सेल की है। तो मेरा आपसे पहला सवाल, इज दिस अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? द आंसर इज येस। हर डायरेक्टर और कंपनी ऑब्वियसली रिलेटेड पार्टीज होते हैं, डायरेक्टर। सो प्रॉपर्टी कोई सेल की है, आगे पढ़ो। एट अ प्राइस दैट मोहन कंसिडर्स एक्सेसिव। तो जो प्रॉपर्टी जो बेची है डायरेक्टर ने कंपनी को, वो मोहन को ऐसा लगता है कि बहुत महंगी बेची है, इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। द चेयरमैन वॉज अनअवेयर ऑफ दिस मैटर। मतलब वो बोल रहे कि भाई चेयरमैन को पता ही नहीं है। आगे रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन क्या है, ये सिचुएशन आपको दी हुई है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द चेयरमैन एडवाइजिंग हिम अबाउट। कि आप किसको रिपोर्ट दे रहे हो? चेयरमैन को। और किस बारे में एडवाइस करना है? सबसे पहले पावर्स ऑफ द बोर्ड, डायरेक्टर्स के क्या क्या पावर्स हैं। सेकेंड, अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर डीलिंग विथ मोहन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स टूवर्ड्स मोहन। मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स की मोहन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लोग पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि रिलेशनशिप क्या है। एंड थर्ड, द प्रोविजंस ऑफ आरपीटी कंसिडरिंग द एलिगेशंस मेड बाय मोहन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के क्या प्रोविजंस यहाँ पर ट्रिगर होते हैं। सो 3 क्वेश्चन है, एक एक करके समझते हैं। पावर्स ऑफ द बोर्ड बहुत सिंपल, सेक्शन 179 में सारे के सारे डायरेक्टर्स के पावर्स दिए हुए हैं कि बिना शेयर होल्डर्स की अप्रूवल या अथॉरिटी के डायरेक्टर्स क्या क्या कर सकते हैं। सो अगर आप सोल्यूशन देखते हैं, ये एज इट इज़ है, जो मॉड्यूल में दिया हुआ था मैंने वैसे ही लिया हुआ है, इसको हम लोग कट शॉर्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली। सो आपने सारे के सारे डायरेक्टर्स के जो पावर्स है इसको इनलिस्ट कर दिया है ना। ये फर्स्ट, कुछ पूछा ही नहीं आपसे, सिंपल यही पूछा हुआ है कि डायरेक्टर्स के पावर्स क्या, आपने लिख दिया। सेकेंड, द अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर डीलिंग विद मोहन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स टुवर्ड्स मोहन। अब इसमें समझना कि मोहन कौन है आज। इज ही अ डायरेक्टर? नो। इज ही द चेयरमैन? डेफिनेटली नो। इज ही अ शेयर होल्डर? येस। इज ही अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर? मे बी येस, क्योंकि आपको ये नहीं पता है बाकी शेयर होल्डर्स कितना ओन करते हैं। इज ही होल्डिंग मोर देन 50%? नो, राइट। तो वो अकेले क्या किसी डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है? नहीं कर सकता है, राइट। अगर आपको डायरेक्टर को रिमूव करना है, आपने पढ़ा है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है ना। सो वो पढ़ा उन लोगों ने, स्पेशल नोटिस आपको भेजना पड़ता है, उसके बाद फिर शेयर होल्डर्स के सामने प्रपोजल जाता है, फिर शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि उसको रिमूव करना है या रखना है। तो एक कंपनी की अपने शेयर होल्डर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स टुवर्ड्स इट्स शेयर होल्डर्स, ये लिखना है। क्यों? क्योंकि मोहन आज किस कैपेसिटी में है, वो अपने शेयर होल्डर की कैपेसिटी में। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती डायरेक्टर्स की टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। तो पॉइंट है, आप चेक करेंगे तो इसमें सारे डायरेक्टर्स के पावर्स दिए आपने, ये एज इट इज़ है सेक्शन 179 के हिसाब से। सेकंड पढ़ना, मिस्टर मोहन वॉज वन ऑफ द फाउंडर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी है ना, मेजर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी होल्डिंग 28% शेयर्स है ना। सो बस यहाँ पे ये बताने कि भाई इन द गुड इंटरेस्ट और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स आपको क्या क्या करना चाहिए, चेक करो। सो दे सेइंग अप्लाई प्रोफेशनल एंड डिलिजेंट मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू सिक्योर फेयर सस्टेनेबल एंड कंपेरेटिव रिटर्न्स। मतलब शेयर होल्डर्स का ध्यान रखना है आपको। सेकेंड, डिस्क्लोज रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। थर्ड, कंजर्व प्रोटेक्ट एंड इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स वेल्थ। ये जनरल पॉइंट्स है सारे के सारे। रिस्पेक्ट शेयर होल्डर्स व्यूज, कंप्लेंट्स है, फॉर्मल रेजोल्यूशन, राइट। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कोई मटीरियलिटी है तो उसको आपको सिंसियरली लेना चाहिए। तो सेकंड में आपने क्या किया, सिर्फ रोल बता दिया कि कंपनी के डायरेक्टर्स का टुवर्ड्स इस शेयर होल्डर्स क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, द प्रोविजंस ऑफ आरपीटी कंसिडरिंग द एलिगेशंस मेड बाय मोहन। अच्छा, एलिगेशन क्या था, हमने पढ़ा ना कि एक डायरेक्टर को ये चाह रहा है कि भाई इनको बाहर निकाल दो। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्टर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी कंपनी को बेची है विच इज़ एक्सेसिवली प्राइस्ड, जो बहुत महंगी है ना। सो अब पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है? यस। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ये बोलता है कि जैसे तुमसे अगर आप सबसेक्शन 1 पढ़ते हो तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में सारी की सारी रिलेटेड पार्टीज आपको दी हुई है। सबसेक्शन 2 अगर आप पढ़ो तो उसमें दिया हुआ है कि कौन से ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टी के साथ अगर आपने किए हैं, राइट, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस दिए हैं तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाता है। सो पहला रिलेटेड पार्टीज दी हुई है, दूसरा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है, एंड थर्ड लिमिट दी हुई है। और रूल क्या बोलता है, लिमिट के अंदर है तो बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, लिमिट से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है
तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। आई रिपीट, सबसेक्शन 1 रिलेटेड पार्टी कौन है उसके बारे में बात करता है। सबसेक्शन 2 नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब रिलेटेड पार्टी के साथ कौन सा ट्रांजैक्शन आपने किया है, परचेज है, सेल है, लीजिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सोल सेलिंग एजेंट का अपॉइंटमेंट रिमूवल है, अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ट्रांजैक्शन क्या है। एंड थर्ड लिमिट बताता है कि उस लिमिट के अंदर अगर आपने ट्रांजैक्शन किया तो कोई तकलीफ नहीं है, लिमिट के आगे अगर आपने ट्रांजैक्शन किया तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आपको पहले चाहिए, और लिमिट के अंदर है तो बोर्ड का अप्रूवल चाहिए। नाउ क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया है कि ट्रांजैक्शन की लिमिट कितनी है, सिर्फ एक शेयर होल्डर को ऐसा लगता है कि एक्सेसिव है। क्या वो सच में एक्सेसिव है, ऐसा कुछ नहीं बताया। क्या वैल्यूएशन रिपोर्ट ऐसा कुछ बोलती है, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। तो हम लोग ये प्रिज्यूम कर रहे हैं, हम लोग इसमें प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन है इट इज़ वेल विद इन द लिमिट्स एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 188। ठीक है, सो क्योंकि आपको लिमिट नहीं दी है, क्योंकि आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम लोग क्या प्रिज्यूम कर रहे हैं कि इट इज़ विद इन द लिमिट्स व्हाट इज अलाउड बाय सेक्शन 188। और अगर लिमिट के अंदर है तो आपको अप्रूवल किसका चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए, सिंपल। सो यहाँ पे क्या बोर्ड अप्रूवल है, यस बोर्ड अप्रूवल है। तो क्या मोहन का एलिगेशन ऑन द कंपनी कि भाई डायरेक्टर को रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि उसने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं लिया या फिर नॉन कंप्लायंस है, वो एलिगेशन सही है? द आंसर इज नो, वो एलिगेशन गलत है, ये आपको लिखना है। तो अब सी इसमें आप देखते हैं ना, तो इन्होंने क्या किया है, ये वाला पार्ट जो मैं आपको बोल रहा था रिलेटेड पार्टी को डिफाइन किया है, ये पूरा की पूरा जो मैं आपको बोल रहा था ना सबसेक्शन 1 में पूरी पूरी रिलेटेड पार्टी दी हुई है, ये आप कट कर सकते हो, ये अगर आप नहीं भी लिखोगे ना तो चल जाएगा। ये मैं मॉड्यूल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये बाकी आपको सारे के सारे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस बताएं कि अगर इसमें से कोई सी भी एक्टिविटी आपने की तो रिलेटेड पार्टी है। थर्ड वैल्यू, अगर लिमिट के अंदर है तो बोर्ड का अप्रूवल, लिमिट से ज़्यादा है तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल। क्योंकि आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं दिया है तो हम लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि इट इज़ विद इन द लिमिट। अगर विद इन द लिमिट है तो बोर्ड का अप्रूवल है। क्या बोर्ड का अप्रूवल लिया है कंपनी ने? यस लिया है। तो अगर बोर्ड का अप्रूवल है तो ट्रांजैक्शन फेयर है, उसमें मोहन अब कुछ नहीं कर सकता है। तो ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ना। अगर आप कंक्लूडिंग रिमार्क पढ़ते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयरफॉर इफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज टेकन प्लेस विद द कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गिवन बाय रेजोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस देन इट इज allowed as per laws and regulations and the allegations of Mr. Mohan will not hold significance, right? उस केस में मोहन ने जो भी एलिगेशन लगाया वो एलिगेशन बेसलेस है, उसका कोई यूज़ नहीं, कोई पॉइंट नहीं है। इस तरीके से लिखना है। तो आप नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन स्किप कर सकते हो, रिलेटेड पार्टी स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली आप नीचे की कहानी लिख सकते हो, है ना। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस मैक्सिमम है। 2 केसेस में से एक डेफिनेटली आ सकता है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। सेकेंड वाला जो केस है, अब ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले ना। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, केस पढ़ते हैं एक बार साथ में। मिस्टर सेन, एन इंडस्ट्रियल केमिस्ट विद 15 years of experience, has recently been appointed to the post of Chief Executive Officer of Pharma Limited, है ना। सो ये जो मिस्टर सेन है, he's got some 15 years of experience, अपने लिए रेलिवेंट है। नाउ इन्हें कैसे अपॉइंट किया कंपनी ने? एज CEO ऑफ दिस फार्मा लिमिटेड, कंपनी का CEO बनाया। ही इज प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड इन द कंपनी एज रिसर्च डायरेक्टर, उसके पहले वो डायरेक्टर थे, कंपनी के रिसर्च डायरेक्टर। इन प्रिपरेशन फॉर हिज न्यू असाइनमेंट ही इज बीन ट्राइंग टू गेट द ग्रिप्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑल दैट इट एंटेल्स। सो वो ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स। द बोर्ड ऑफ फार्मा लिमिटेड कंप्राइजेज ऑफ 10 डायरेक्टर्स, है ना। सो कितने डायरेक्टर्स है टोटल? 10, और इन 10 में से ही एक विमेन डायरेक्टर है ना। सो एक जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है लिस्टेड कंपनीज के लिए, यू शुड हैव अ विमेन डायरेक्टर, आप फुलफिल कर रहे हो। 6 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड 5 वर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट। सो इनका क्या कहना है कि जो 10 है, 10 में से 6 कौन है? आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, और इन 6 में से ही 5 अलग नहीं है, इन 6 में से ही 5 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। सो टोटल डायरेक्टर्स कितने? 10, इंडिपेंडेंट कितने? 5, विच मीन्स 50% ऑफ योर बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। आगे पढ़ते हैं। द बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग स्ट्रैटेजी, अप्रूविंग मेजर कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स एंड रिव्यूइंग परफॉर्मेंस। देर आर 3 बोर्ड कमिटीज, 3 कमिटीज बनाई है। ऑडिट कमिटी रिक्वायर्ड है, रेम्यूनरेशन कमिटी एंड इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस कमिटी, हाउएवर देयर इज नो नॉमिनेशन कमिटी। अच्छा, आप जितनी भी लिस्टेड कंपनीज की बात करते हो, इट शुड हैव अ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, एनआरसी चाहिए। सो यहाँ पर नॉमिनेशन कमिटी नहीं बनाई इन्होंने, विच इज अ डिफॉल्ट। एज द कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ फार्मा, ही सीकिंग योर असिस्टेंस टू क्लैरिफाई सम इशूज ऑफ कंसर्न, है ना।
क्या क्या है चेक करते हैं। पहले ये बोल रहे हैं प्रोवाइड मिस्टर सेन विद अ रोबस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन व्हाट यू अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू बी, राइट। अच्छा, इसमें आपको ज्ञान देना है पूरा का पूरा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अगर आप मेजर प्रिंसिपल्स देखते हो, सो इट इज़ अबाउट डिस्क्लोजर, इट इज़ अकाउंटेबिलिटी, राइट, मतलब इट इज़ अबाउट अकाउंटेबिलिटी। सो जो आप दो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स की बात करते हो ना, इट टॉक्स अबाउट डिस्क्लोजर्स, कि जो भी आपने किया है आप डिस्क्लोज कर दो। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी, कि अगर कुछ सही हुआ है या कुछ गलत हुआ है, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। तो ये दो बहुत मेजर प्रिंसिपल्स थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, पहला डिस्क्लोजर्स, सेकंड अकाउंटेबिलिटी, दोनों होने चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें हमको जनरल ज्ञान देना है। सेकंड पढ़ते हैं, कमेंट ऑन द बोर्ड कॉम्पोजिशन ऑफ फार्मा लिमिटेड with respect to the Companies Act and LODR regulations. Also comment whether Mr. Dr. Sen should be the chairman of the company. ठीक है, सो पहला वाला जो है ये तो आपको जनरल आंसर लिखना है। सो यहाँ पे आई थिंक काफ़ी ब्यूटीफुली इन लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में लिखा है, सो आई थिंक ये आप रीड कर सकते हैं। सेकेंड वाला ऐसा कुछ पार्ट है जो हम लोग को शायद डिस्कस करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब जैसे आप बोर्ड कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, सो अगर हम लोग किसी भी लिस्टेड कंपनी की बात करें, सो एक बार मैं आपको सारे रूल समझा देता हूँ कि लिस्टेड कंपनी के केस में अगर लिस्टेड कंपनी मतलब पब्लिक है, सो मतलब मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए आपके? 3 डायरेक्टर्स। दिस इज एज पर कंपनीज एक्ट। अच्छा, इस कंपनी के एक्चुअली में डायरेक्टर्स कितने हैं? 10। सो इट हैज 10 डायरेक्टर्स। अच्छा, अब आउट ऑफ 10 देयर हैज टू बी 1 विमेन डायरेक्टर हु इज ऑल्सो देयर ऑन द बोर्ड। सो लिस्टेड कंपनी के लिए ये वाला जो प्रोविजन था आपने ये भी कंप्लाई किया। नाउ आउट ऑफ 10 आपने रूल ये पढ़ा हुआ है कि हर लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड कॉम्पोजिशन शुड कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, है ना। सो 10 का 1/3 विच इज 3.33, इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, विच इज लेट्स से 4 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन कंपनी के बोर्ड पर आउट ऑफ 10 आपको कितना बताया है? एक्चुअली में इंडिपेंडेंट है कितने? 5। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आईडी की रिक्वायरमेंट कंप्लाई की है, सो 10 डायरेक्टर्स है, विमेन डायरेक्टर कंप्लाइड, आईडी 5 है, कंप्लाई किया है। अच्छा, उसके बाद एक और जो यहाँ पर इनकी रिक्वेस्ट थी कि भाई ये जो कंपनी है इसमें डॉक्टर सेन एट प्रेजेंट ही इज़ द CEO। अच्छा, अब आगे पढ़ना ज़रा, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, ये पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो कमेंट वेदर डॉक्टर सेन शुड बी द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। तो आपको क्या करना है, जो कंपनी के CEO हैं उन्हें कंपनी का चेयरमैन भी बनाना है ना। सो ये एक बार समझ लेते हैं। अच्छा, अब ये 203 सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कंपनी का CEO अगर चेयरमैन बन जाए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? आपको ये देखना है कि आपके आर्टिकल्स में अथॉरिटी है या नहीं है। अगर आर्टिकल्स में अथॉरिटी तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपको जनरल मीटिंग में यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड चेक। सेकेंड, बाकी ठीक है, आई थिंक वो मल्टीपल इसके डायरेक्टर्स के लिए था। तो ये आपको एक चीज़ चेक करनी है कि भाई आपके आर्टिकल्स में अथॉरिटी होनी चाहिए, और आर्टिकल्स में अथॉरिटी नहीं तो आपने क्या करना है, जनरल मीटिंग में यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। सो ये हमको चेक करना है। सो अच्छा, अब दूसरी एक और कंडीशन ये है कि अगर आपका CEO चेयरमैन, मतलब जो आपका चेयरमैन है, इफ ही इज ऑल्सो अ होल टाइम डायरेक्टर, ऑब्वियसली अगर CEO है मतलब ही इज इन्वॉल्व इन होल टाइम अफेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट। सो उस केस में 50%, कितना? 50% ऑफ योर बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये भी दूसरा रूल है। नॉर्मली 1/3 है, बट अगर मेरा चेयरमैन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, राइट, मतलब वो डे टू डे अफेयर्स एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, तो उस केस में 1/3 नहीं, उस केस में कितना होना चाहिए? 50%। टोटल डायरेक्टर्स कितने? 10, उसका 50% मतलब 5। क्या 5 मेरे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं? यस, सो हम कंप्लाई। सो एज सच अगर CEO जो आपके मिस्टर डॉक्टर सेन है, अगर ये चेयरमैन बनते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये चेक करना है कि आपके आर्टिकल्स में अथॉरिटी है, और अगर नहीं है तो फिर आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। बट अगर आप रिकमेंडेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो, अब जैसे एक और नोटिफिकेशन है LODR रेगुलेशंस के हिसाब से, जो आज एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कब से एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम April 2022, है ना। 1 April 2022 से एप्लीकेबल है, जो क्या बोलता है कि चेयरमैन एंड MD CEO ये दोनों दे शुड बी डिफरेंट। सो आज दिक्कत नहीं है एक्चुअली, पहले इसकी टाइमलाइन 2020 थी, बाद में MCA को ही ऐसा लगा, इनफैक्ट सेबी को ऐसा लगा कि भाई ये प्रोविजन बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा अगर इतनी जल्दी, बिकॉज काफ़ी सारी इंडिया में ऐसी कंपनीज है जहाँ पर यू हैव अ CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। सो दोनों ऑफिस को सेपरेट करना कंपनीज के लिए चैलेंज था, तो उन्हें 2 साल का और टाइम पीरियड दिया। एंड देव सेड कि भाई इफ़
यू आर अ टॉप 1000 कंपनी इन इंडिया, तो आपके ये दोनों ऑफिस सेपरेट होने चाहिए, राइट। सो यहाँ पे खैर बताया नहीं कि कंपनी टॉप 500 या टॉप 1000 है मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में, बट आपको एक क्लैरिफिकेशन जरूर देना है कि बाय 2022 आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट सीईओ एंड आपका चेयरमैन अलग अलग होना चाहिए। अगर आपसे रिकमेंडेशन पूछते हैं तो आपको रिकमेंडेशन हमेशा ये देना इन गुड गवर्नेंस कि सीईओ और चेयरमैन दोनों अलग अलग होने चाहिए, कारण ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, डिस्क्लोजर नॉर्म्स प्रॉपर होते हैं, और आप जब दोनों मेजर ऑफिसेज हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसेज हैं, सो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो जाती है। सो इट्स ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी अगर ये दोनों ऑफिसेज सेपरेट हैं तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। सो इसमें सेकंड अगर आप आंसर देखते हैं तो उसमें यही सब बताया। यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात की है कि कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ये हम लोगों ने हर लिस्टेड कंपनी के लिए पढ़ा था। फिर विमेन डायरेक्टर एक होना चाहिए, तो यहाँ पे विमेन डायरेक्टर आ गया। अगर आपका सीईओ एग्जीक्यूटिव है तो उस केस में आपके मतलब 50% है ना, सो ये 50% आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, वो आ गया, क्योंकि आपका चेयरमैन सीईओ अगर कॉमन है। और फिर वो आपने चेयरमैन सीईओ के बारे में लिख दिया कि भाई दोनों एक हो सकते हैं, बस आपको इंश्योर करना है कि आपके आर्टिकल्स वो आपको अथॉरिटी दे, है ना, वो आ गया। एंड 2022 से जो एप्लीकेबल है मैंने आपको बता दिया था कि चेयरमैन एंड एमडी सीईओ दोनों ऑफिसेस अलग अलग होने चाहिए। सो नीचे आपने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि भाई दोनों ऑफिसेस सेपरेट होने चाहिए, और सेपरेट होने के फ़ायदे बता दिए कि भाई अगर चेयरमैन सीईओ अलग अलग है तो ये इसके फ़ायदे हैं। तो उसके बेसिस पे आपने आंसर कंक्लूड कर दिया कि भाई अगर ये दोनों सेपरेट हैं सो इट्स ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इसका ऑफकोर्स थोड़ा सा आप कट शॉर्ट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये अभी तक जो भी आपने डिस्कस किया ये सब किसके प्रोविजंस है, ये एलओडीआर के प्रोविजंस थे। अब लास्ट हमारा एक और टॉपिक बचता है विच इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना। सो बस ये एक और पढ़ लेते हैं हम लोग, एंड आई थिंक फिर आप फ्री हैं। हाँ जी, इनसाइडर ट्रेडिंग। अच्छा, इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्होंने क्या किया, एक पूरा नया टॉपिक, एक पूरा नया सेक्शन इसमें ऐड कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ना आई थिंक एक पॉइंट ऊपर आ गया ओम्बड्समैन के इसमें। सो अगर आप पेज 36 देखते हैं तो इसमें यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और फिर आगे का पूरा कंटिन्यूशन में एक पैराग्राफ ऊपर आ गया था, आई थिंक फॉर्मेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसका जी। अब मैं इस जो नया टॉपिक आया इसका मैं आपको बिल्कुल पहले शॉर्ट में क्या है उसका मतलब आपको समझा देता हूँ, और फिर हम लोग प्रोविजंस देखते हैं। अच्छा, अब जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग बेसिकली किसके बारे में डील करता है, इट टॉक्स और प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग राधा किसके बारे में बात करता है। सो ये 2015 के आपके रेगुलेशन से पहले 92 रेगुलेशंस थे जिसे हमने रिपील किया, एंड वी रिप्लेस्ड इट बाय सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। सो ये बेसिकली बात करता है उन सारे के सारे इनसाइडर्स के बारे में कि अगर कोई भी कंपनी का इनसाइडर है who has access to unpublished price sensitive information about the company, मतलब अगर किसी भी इंसाइडर के पास कोई भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, व्हाट डू मीन बाय प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो जैसे ही मार्केट में आएगी उसका कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस पर हो सकता है, राइट। तो अगर आप ऐसी कोई भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होल्ड करते हैं सो यू शुड नॉट डील इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट। अगर आप कंपनी के शेयर्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको प्री क्लियरेंस लेना है। फिर एक विंडो क्लोजर के पीरियड बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब विंडो क्लोजर पीरियड होता है तो उस वक्त आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो, राइट। नो ट्रेड पीरियड होता है वो, तो विंडो क्लोजर पीरियड में विथ और विदाउट प्री क्लियरेंस आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। और अगर विंडो क्लोजर पीरियड नहीं है तो आप कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर है उससे प्री क्लियरेंस लो, परमिशन ले लो मतलब, और फिर आप कंपनी के शेयर्स में ट्रेड कर सकते हो, और इट कैन ऑल्सो हैपन थ्रू अ ट्रेडिंग प्लान। ये सब आपने इनसाइडर ट्रेडिंग में ऑलरेडी पढ़ा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, अब सेबी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे ऐसे मेजर्स लिए कि आप किस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग को कर्ब कर सकते हो, आप उसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो बस ये ध्यान में रखते हुए कि और किस तरीके से हम लोग ये एक्ट्स ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग आइडेंटिफाई करें, बिकॉज ऑब्वियसली आप ऐसे देखते हैं ना तो ठीक है, एक साइड पे जो गवर्नेंस के हिसाब से आप अच्छे बात करेंगे, भाई हम लोग बिलीव करते हैं कि कंपनी के जो इनसाइडर्स हैं वो डायरेक्टली तो ट्रेड नहीं करते, बिकॉज सबको आज इन रेगुलेशंस के बारे में पता है, इसमें पेनल्टी इतनी है 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट्स और 25 करोड़ विच एवर इज हायर। सो ऑब्वियसली कोई डायरेक्ट ट्रेड नहीं करता है। लोग क्या करते हैं, किसी दूर के रिश्तेदार जो बहुत आप कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे, कोई ऐसा फ्रेंड है, किसी और के अकाउंट में आपने शेयर्स खरीद लिए और ट्रेड कर दिया। तो इनका पर्पस क्या है एक्चुअली, ये नया चैप्टर ऐड करने का, इसमें इनका पर्पस ये है कि अगर किसी और सोर्स से भी सेबी को ये पता चल सके कि भाई किसी कंपनी के किसी इनसाइडर ने
कंपनी के स्टॉक्स में डील किया है, ट्रेड किया है। सो वो बस ढूंढना, पता करना एक्चुअली इस रेगुलेशन का पर्पस है, राइट। अच्छा, अब ऑब्वियसली आप एक सिंपल से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। से आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है, मैं कंपनी का से फॉर एग्जांपल कंपनी सेक्रेटरी हूँ। सो ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है, इस कंपनी का एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और इसका एक सीएस है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल से समझना, आई थिंक बहुत सिंपल सा केस है, आपको समझ में आ जाएगा। अब इस एमडी का कोई बहुत दूर का रिश्तेदार है ना। यार जो मेरे रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इस पॉइंट पे स्माइल कर रहे हो, आपको चाय या कॉफ़ी कुछ याद आ रहा हो तो मैं उससे कनेक्टेड एक छोटी सी बात आपको ज़रूर बताऊंगा बाद में। हाँ जी, सो एमडी का कोई फ्रेंड है जो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता, इनफैक्ट सेबी दूर दूर तक गेस ही नहीं कर सकता, है ना। तो इसका कोई बिल्कुल दूर वाला फ्रेंड है। दूर वाला फ्रेंड मतलब जिसके साथ आप रिलेशनशिप बहुत इजीली एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो, है ना। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी ये कनेक्टेड नहीं है, ट्विटर पे कहीं कनेक्टेड नहीं है, राइट। बहुत दूर वाला फ्रेंड है। सो इस फ्रेंड को इस एमडी ने इन्फॉर्मेशन पास ऑन की और इसको बोला कि भाई तू, मैं जिस कंपनी का एमडी हूँ इसके शेयर्स खरीद ले और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो हम लोग शेयर करेंगे और तू बस शेयर्स खरीद ले, राइट। अब ये जो भी कन्वर्जेशन हुई इन दोनों के बीच में, ये कन्वर्जेशन हुई सीएस के सामने, ठीक है। अच्छा, एज अ सीएस आपको पता चलता है कि यार ये एमडी कुछ ऐसा ट्रेड करने का प्लान कर रहा है, तो आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि या तो आप कंपनी के जो ऑडिट कमेटी चेयरमैन हैं उन्हें आप इन्फॉर्म करो, है ना। ऑडिट कमेटी चेयरमैन को आपने इन्फॉर्म किया, मतलब जिनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है विथ रिस्पेक्ट टू इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स, ये आपने वो कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर में पढ़ा है। अच्छा, या फिर अगर आपकी कंपनी में कोई विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उन्हें आप इन्फॉर्म करो जो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस का ध्यान रखते हैं, और नहीं तो फिर आप सेबी को भी इन्फॉर्म कर सकते हो। अच्छा, अब जैसे आपने सेबी को इन्फॉर्म कर दिया तो दो तरीके, पहला तो आपने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी, सेकंड आपने ये बोला कि भाई मेरी आइडेंटिटी आप कॉन्फिडेंशियल रखना, आप मत बताना किसी को भी, इसको आप कॉन्फिडेंशियल रखो, और आप एमडी के अगेंस्ट एक्शन लो कि उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, राइट। अब ये सीएस क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि यार मैं इतनी बड़ी रिस्क ले रहा हूँ, हो सकता है मेरा जॉब चला जाए, हो सकता है कोई मेरे साथ गलत एक्टिविटी हो जाए, कि क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाए, विच इज़ मतलब ग्रेट चांस, बिजनेस की बात है, इट प्रॉफिट्स, मनी की, पैसे की बात है, तो हो सकता है कुछ भी हो जाए। तो सवाल ये आता है कि सीएस इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा, और अगर रिस्क लेगा तो इसमें इसका फ़ायदा क्या। तो ये रेगुलेशंस जो इन्होंने यहाँ पर ऐड किए हैं, ये रेगुलेशंस किस पर्पस से, किस ऑब्जेक्ट से ऐड किए हैं कि अगर ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेंट है जो कंपनी के शेयर्स में किसी भी तरीके की इनसाइडर ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन अगर सेबी को बताता है तो सेबी उसे रिवॉर्ड देगा, राइट। तो इसके लिए मोटिवेशन क्या है, वो रिवॉर्ड, कि भाई मैं अगर किसी को कोई सेबी को इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा है, राइट। मैं तो यही सोचूंगा कि भाई नुकसान बहुत ज़्यादा है, मेरा जॉब चला जाए, हो सकता है मुझे कंपनी से बाहर निकाल दे, हो सकता है मेरे अगेंस्ट और कोई एक्शन ले ले, हो सकता है मेरे अगेंस्ट मेरा मर्डर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट। एनीथिंग कैन हैपन। सो उसमें मेरा फ़ायदा क्या है, और क्या गारंटी है कि अगर मैंने सेबी को बताया तो सेबी मेरा सारे पर्टिकुलर्स जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखेगी, राइट, टिल इट इज़ रिक्वायर्ड, वो सब पर्टिकुलर्स कॉन्फिडेंशियल रखेगी। सो ये रेगुलेशंस किसके लिए आए, रेगुलेशंस आए इन सारे लोगों के लिए। इन सारे लोगों के लिए मतलब मैं सीएस को सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रहा हूँ, इन्हें हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट मतलब जिसने सेबी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। तो ये रेगुलेशंस किसके लिए, इन्फॉर्मेंट के लिए है, कि वो किस तरीके से, अब स्कोप समझना है रेगुलेशंस का। इन्फॉर्मेंट कौन होता है, फिर इन्फॉर्मेशन क्या दे सकता है, वो क्या नहीं दे सकता है, किसे देगा, किस फॉर्म में देगा, उसके बेसिस पे सेबी क्या करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है, इसे प्रोटेक्ट करने की बात है, और इसे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें इस रेगुलेशन का स्कोप है, इसका पर्पस है, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ये जो भी आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं आने वाले, अब ये जो आ रहे हैं 20-25 मिनट में, तो इसका मेन स्कोप क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस, इन्फॉर्मेंट कौन है, इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी, सेबी की एक्शंस, प्रोटेक्शन, रिवॉर्ड, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, राइट, इज द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन। चलिए, सो अब यहाँ पे ज़रा चेक करते हैं इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स, है ना। नाउ अब ये आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाए पेज 37, इनसाइडर ट्रेडिंग। सबसे पहले इन्होंने एक वर्ड डिफाइन किया है, इन्फॉर्मेंट। अच्छा, इसमें हम लोग थोड़ी सारी चीज़ें ना रीड करेंगे, बिकॉज डेफिनेशन है ना, मुझे लगता है कि आप रीड करोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, क्लैरिटी रहेगी आपके दिमाग में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेंट कौन होता है, दे आर सेइंग मीन्स एन इंडिविजुअल। अच्छा, व्हेन दे आर सेइंग इंडिविजुअल मतलब इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि ही हैज़ टू बी एन एम्प्लॉई, ही हैज़ टू बी एन इनसाइडर, कुड बी एनीवन, कोई भी हो सकता है, राइट। अच्छा, मीन्स एन इंडिविजुअल
who voluntarily submits to the SEBI a voluntary information disclosure form। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी है सब इसी के बेसिस पर है। तो वो क्या करेगा, एक फॉर्म फिल करेगा। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म, VIDF, वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म, राइट, रिलेटेड टू एन एलिजिड वायलेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग लॉज दैट हैज़ अकर्ड, मतलब हो चुकी है, पास्ट, इज अकरिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और हैज़ अ रीजनेबल बिलीफ दैट इट इज़ अबाउट टू अकर, राइट। मतलब जो हो चुकी है, हो रही है, या फिर होने वाली है, कोई सी भी अगर एक्टिविटी हो विच इज़ रिलेटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग, तो आप उसे सेबी को इन्फॉर्म करोगे। किस तरीके से, ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। फॉर्म को क्या बोलते हैं, वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म। अच्छा, और जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर्स एंड कंडीशंस टू क्वालिफाई फॉर अ रिवॉर्ड, तो उसे उस केस में रिवॉर्ड मिलेगा। समझ में आ रहा है। सो इनसाइडर कौन होगा, जो कोई भी एलिजिड एक्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग अगर सेबी को इन्फॉर्म करता है बाय फिलिंग दिस फॉर्म, वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म अबाउट एन एक्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग विच इज हैपेंड, विच इज हैपनिंग और विच मे हैपन इन फ्यूचर, राइट। सो उसे हम बेसिकली इन्फॉर्मेंट बोलते हैं। सेकेंड देखना, आई थिंक टाइटल से ही क्लियर है, इररिलेवेंट, विक्सेशियस एंड फ्रिवलस इन्फॉर्मेशन, मतलब जो बेसलेस है, जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स नहीं है, राइट। मतलब जो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए हम लोगों ने ऐसे ही मैंने अंदाजा तुक्का मार दिया कि यार ऐसा कुछ हो रहा है, राइट, जिसका कोई रेलेवेंट प्रूफ मेरे पास नहीं है। देखो जरा, सो दे सेइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वायलेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग लॉज, एप्लीकेबल ही नहीं है लॉज, इज रेंडर्ड सोली फॉर द पर्पज ऑफ मलिशियस प्रोसिक्यूशन, किसी को बदनाम करने के लिए, इज रेंडर्ड इंटेंशनली इन एन एफर्ट टू वेस्ट द टाइम एंड रिसोर्स ऑफ सेबी, मतलब सेबी का टाइम वेस्ट करने के लिए, जो उनको लगता है बेसलेस है, ग्राउंडलेस है। अब जैसे कोई इनसाइडर है ही नहीं, उसके बारे में आपने बोला कि कंपनी के शेयर्स में ट्रेड करने वाला है, राइट, करने दो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। इज नॉट एन इनसाइडर, यू कैन डेफिनेटली ट्रेड इन द स्टॉक्स ऑफ द कंपनी, कोई तकलीफ ही नहीं है। सो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग क्या बोलते हैं कि इट इज़ इररिलेवेंट, राइट, और फ्रिवलस इन्फॉर्मेशन। चलो आगे देखो, मॉनेटरी सैंक्शंस, इसमें बस आप ये अमाउंट अभी हाल फिलहाल में ध्यान रख लीजिए, आगे हमको काम में आएगा। इन द नेचर ऑफ डिस्गॉर्जमेंट अंडर सिक्योरिटीज लॉस एग्रीगेटिंग टू एटलीस्ट 1 करोड़, है ना। सो कितना बता रहे हैं ये लोग, टू एटलीस्ट 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए का अमाउंट। अब बस आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर यूज़ करना है, बस अमाउंट कितना याद रखना है, एटलीस्ट 1 करोड़। नाउ नेक्स्ट हेड देखते हैं, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। आई थिंक काफ़ी कुछ हेडिंग्स ऐसी इन्होंने सिंपली बनाई है कि आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नाउ, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, राइट, उसे हम लोग ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इन्होंने एक नेगेटिव लिस्ट आपको दे दी है एंड देव सेड ये इन्फॉर्मेशन को हम लोग ओरिजिनल नहीं मानेंगे। चेक करते हैं, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशंस। देखो जरा कौन कौन सी, डिराइव फ्रॉम द इंडिपेंडेंट नॉलेज एंड एनालिसिस ऑफ द इन्फॉर्मेंट, मतलब ये फर्स्ट सोर्स इन्फॉर्मेशन है जो सबसे पहले उस इन्फॉर्मेंट को पता चलिए। नॉट नोन टू द सेबी फ्रॉम एनी अदर सोर्स, ऑब्वियसली जो पहले से सेबी को नहीं पता है। इज सफिशिएंटली स्पेसिफिक, क्रेडिबल एंड टाइमली, अच्छा मतलब इनफ है कि उसके बेसिस पर सेबी कोई एक्शन ले सके, राइट। आपने सिर्फ ये बताया कि मुझे ऐसा लगा, मुझे कल रात को सपना आया कि कंपनी के शेयर्स में इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, अब आप पता लगाओ कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इट डज नॉट मेक सेंस। नेक्स्ट, inquire into a different conduct as part of an ongoing examination or investigation or inquiry or audit directed by the SEBI, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है। नॉट एक्सक्लूसिवली डिराइव फ्रॉम एन एलिगेशन मेड इन अ जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग, मतलब कोई पेंडिंग केस है और उसमें किसी ने एलिगेशन लगाया दूसरी पार्टी के ऊपर, बस आपने वो उठा के सेबी को फाइल कर दिया कि भाई मेरे हिसाब से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको देखना चाहिए। एंड लास्ट, इट इज़ नॉट इरेलीवेंट, और ये फ्रिवलस इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। सो ये आपने क्या बताया यहाँ पर, आपने ये बताया कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ये लोग बेसिकली ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इन्फॉर्मेंट ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देगा तो ही इज एलिजिबल फॉर रिवॉर्ड, अदरवाइज इज नॉट एलिजिबल फॉर रिवॉर्ड। आगे देखते हैं, रिवॉर्ड आई थिंक सिंपल है, कोई भी ग्रेटिफिशियस मतलब विद बेनिफिट मॉनेटरी अमाउंट विच इज़ टू बी पेड टू दी इन्फॉर्मेंट, राइट, जो एलिजिबल है इज रिवॉर्ड। आगे देखो, सबमिशन ऑफ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन टू द बोर्ड, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, आपको एक वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म VIDF सबमिट करना है। कौन सबमिट करेगा, या तो इन्फॉर्मेंट सबमिट करेगा, या फिर अगर इन्फॉर्मेंट डायरेक्टली सेबी के सामने नहीं जा सकता है फॉर वेरी प्रैक्टिकल रीजंस, कंपनी का एम्प्लॉई है, उसको रिस्क लग रहा है, तो वो अपनी किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी कर सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है, ये वो लीगल एयर नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की हम लोग बात करें, कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई एडवोकेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करेगा या फिर डायरेक्टली, है ना। चलो
आगे देखो, अभी कुछ रूल्स आपको दिए हैं कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन्फॉर्मेशन सबमिट करा तो उससे जो इन्फॉर्मेंट है उसके बारे में भी सब पर्टिकुलर्स देने। चेक करो जरा। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल वेरीफाई द आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट, है ना, उसके सब डिटेल्स रखेगा। अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय सेबी मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्फॉर्मेंट, मतलब सारी चीज़ें सीक्रेट रखेगा। अंडरटेक एंड सर्टिफाई दैट he's reviewed the completed and signed voluntary information disclosure form, मतलब उसने अपने लेवल पर, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसने अपने लेवल पर सारी चीज़ें चेक कर ली, वेरीफाई कर लिया। हैज़ ऑब्टेन्ड अ इरिवोकेबल कंसेंट फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। इरिवोकेबल कंसेंट मतलब वो बाद में बैकआउट नहीं करेगा जो भी वो लिख के दे रहा है। ही बिलीव्स दैट। अग्रीज टू बी लीगली ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड द ओरिजिनल वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म विद इन 7 कैलेंडर डेज ऑफ रिसीविंग सच रिक्वेस्ट फ्रॉम द सेबी। मतलब जैसे ही उसके पास आई है वो 7 दिन के अंदर अंदर सेबी को इन्फॉर्म करेगा एंड सबमिट्स टू द सेबी द कॉपी ऑफ द वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर। मतलब जैसे ही उसके पास आती है 7 दिन के अंदर कॉपी ऑफ कोर्स उसकी सबमिट कर देगा। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा आपको रीड करना। आई अंडरस्टैंड बहुत बड़े बड़े रेगुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, बट अनफॉर्चुनेटली अपने पास ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इनसाइडर ट्रेडिंग में। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता था कि डिस्क्लोजर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, बिकॉज ये रीसेंट एडिशन है तो इसके ग्रेट चांसेस एग्जाम में आने के। और इंस्टीट्यूट ने जो इस बार आपके साथ मजाक किया है कि अमेंडमेंट्स आपको बताए नहीं है, एडिशंस आपको बताए नहीं है थ्रू गाइडलाइंस, तो बहुत सारे बच्चों को अनफॉर्चुनेटली पता नहीं है। मेरी बहुत जेन्युइन सिंसियर रिक्वेस्ट है आपसे जो वीडियो देख रहे हैं, यू नो इन गुड फेथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं जिन्हें पता नहीं है एक्चुअली में कितने सारे चेंजेस हुए हैं इन कंपनी लॉ सिक्योरिटीज़, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को बता दें और उन्हें बोले कि भाई ये लेक्चर्स देख लें, इसके नोट्स मैंने अपलोड किए हैं, एटलीस्ट आपको दुआएं लगेगी यार, तो प्लीज़ किसी की अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ डू दैट यार। आगे चेक कीजिए। रिसीट ऑफ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन बाय द बोर्ड। अच्छा, बाय द बोर्ड, बोर्ड मतलब सेबी, है ना। सो अब ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जैसे ही बोर्ड के पास इन्फॉर्मेशन आती है, सेबी के पास इन्फॉर्मेशन आती है, सेबी क्या करेगा, चेक करो ज़रा। द ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन शैल परफॉर्म द फॉलोइंग एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, है ना। सो जैसे उनके पास इन्फॉर्मेशन आती है वो क्या क्या करेंगे, चेक करो। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी हुई है। रिसीविंग एंड रजिस्टरिंग द वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म, उसको अपने रिकॉर्ड पर ले लेंगे। मेकिंग ऑल नेसेसरी कम्युनिकेशंस विद द इन्फॉर्मेंट, सारा करस्पॉन्डेंस रेडी रखेंगे। मेंटेनिंग अ हॉटलाइन फॉर द बेनिफिट ऑफ पोटेंशियल इन्फॉर्मेंट, मतलब उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे और सिक्योरिटी की पूरी मतलब इंश्योर करेंगे। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इन्फॉर्मेंट, ऑब्वियसली ये ज़रूरी होता है। इंटरैक्टिंग विद द इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव कमिटी, ये कमिटी सेबी बनाता है, इसका मेन पर्पस ये होता है कि उसको रिवॉर्ड अगर देना है तो कितना देना है, राइट, वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे रिवॉर्ड के बारे में। इशूइंग प्रेस रिलीजेस एंड रिवॉर्ड्स रिलेटिंग टू इन्फॉर्मेंट, मतलब एक बार सब कुछ ऑफिशियल हो जाए तो उसको रिलीज़ कर सकते हैं साथ, ताकि और लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले, पता चले और लोग मोटिवेट हों ऐसी गलत एक्टिविटीज़ रिपोर्ट करने के लिए। सबमिटिंग एन एनुअल रिपोर्ट टू द सेबी एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, जो सेबी डिसाइड करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेंट रिवॉर्ड। अब ये कितना रिवॉर्ड उसको दे सकते हैं, देने वाले हैं, ये एक बार चेक करना। अपॉन कलेक्शन और सब्सटैंशियल रिकवरी ऑफ द मॉनेटरी सैंक्शंस, पहले कितना पड़ा था, एटलीस्ट 1 करोड़, अमाउंटिंग टू एटलीस्ट ट्वाइस द रिवॉर्ड, द सेबी मेड इट्स सोल डिस्क्रिशन डिक्लेयर एन इन्फॉर्मेंट एलिजिबल फॉर रिवॉर्ड एंड इंटीमेट द इन्फॉर्मेंट और हिज हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, है ना। सो बेसिकली ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई आप फॉर्म ई सबमिट करो। फॉर्म डी में आपको वो वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म सबमिट करना है, फॉर्म ई मतलब शेड्यूल ई में सॉरी आपको रिवॉर्ड के लिए अप्लाई करना है, ठीक है ना। हाउएवर द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड शैल बी, कितना है, 10% ऑफ द मॉनेटरी सैंक्शंस कलेक्टेड, जितना भी आपने सैंक्शन मतलब पनिशमेंट बेसिकली, जो भी आपने पैसा कलेक्ट किया उसका कितना परसेंट बोल रहे हैं, 10%। सो जो भी आपने बेनिफिट कलेक्ट किया उसका 10% और रिकवर्ड एंड शेल नॉट एक्सीड, कितने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ₹1 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी डिसाइडेड बाय सेबी। सो एज ऑफ नाउ सेबी ने कितना डिसाइड किया, 1 करोड़ रुपये, मतलब 10% ऑफ मॉनेटरी सैंक्शन, जो भी बेनिफिट सेबी ने कलेक्ट किया उसका 10%, और मैक्सिमम अपर लिमिट आपको कितनी बताई हुई है, 1 करोड़। अगर सेबी इसको फ्यूचर में रिवाइज करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ कितना है, 1 करोड़, और कितना अलाउड है, 10% ऑफ द मॉनेटरी सैंक्शंस।
अच्छा आगे देखो, इंटरिम रिवॉर्ड, इंटरिम मतलब फाइनल रिवॉर्ड के पहले। तो अगर इनको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत लंबी चल रही प्रोसीडिंग्स और उसको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए ताकि हो सकता है और कुछ इन्फॉर्मेशन बता दे, तो उसको कुछ छोटा मोटा अमाउंट दे सकते हैं। और कितना देंगे? इंटरिम अवार्ड नॉट एक्सीडिंग ₹10 करोड़ और सच हायर अमाउंट, है ना, तो उसको इंटरिम रिलीफ दे सकते हैं। और जो भी इंटरिम रिलीफ का पैसा है कहाँ से आएगा? अच्छा अभी कलेक्ट तो नहीं किया आपने पूरा के पूरा, क्योंकि मिला ही नहीं आपको अभी तक, केस पेंडिंग है, राइट, इंटरिम की हम लोग बात करें, तो ये पैसा आएगा IEPF से। डन है, एक्चुअली बहुत सिंपल, बस ऑफ कोर्स रीड करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है पार्ट, बट यार बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से आने के काफ़ी। और मुझे ऐसा लग रहा है जितने भी अमेंडमेंट्स आप एक्चुअली पढ़ रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 15 मार्क्स क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस, 15-20 मार्क्स। और आई थिंक 45 पेजेस के अमेंडमेंट्स हैं, आप वो सब कवर और वो सब हटा दो उसमें से, तो 44 पेजेस पढ़ के अगर आपके 15-20 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ बैड डील, यू शुड एक्चुअली पे अटेंशन टू ऑल ऑफ दिस। आगे देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड। अच्छा सो कौन डिसाइड करेगा? सेबी डिसाइड करेगा। और ये अभी हम लोग जो कमेटी की बात कर रहे थे ना, इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव कमेटी, सो कमेटी रेकमेंड करेगी कि कितना रिवॉर्ड देना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द केस, और सेबी उसके बेसिस पे अमाउंट डिसाइड करेगा। एप्लीकेशन फॉर रिवॉर्ड शेड्यूल ई में कौन करेगा? या तो इन्फॉर्मेंट करेगा या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, है ना, सो या तो इन्फॉर्मेंट सबमिट करेगा या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये बेसिकली शेड्यूल ई में एप्लीकेशन करेगा। और रिजेक्शन ऑफ क्लेम मतलब अगर सेबी को लगता है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, किसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम ही यही सब है उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, राइट, या सर्विलियंस टीम वालों ने ये आपको बताया है, तो उसके इसमें दे हैव ग्रेट रीजंस कि भाई वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको सर्कमस्टांसेस दिए हैं कि कौन से केसेस में सेबी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है ना। ये थोड़ा रीड करना पड़ेगा, ये अंडरस्टैंड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये, बट पढ़ना पड़ेगा। आगे इन्फॉर्मेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर सेबी को लगता है कि इट इज़ नेसेसरी, सो उसकी इन्फॉर्मेशन हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, बताएंगे ही नहीं किसी को भी। आगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिटेलिएशन एंड विक्टिमाइजेशन, किसकी बात करें? इन्फॉर्मेंट की बात करें कि अगर इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की और उसे कुछ भी हार्म होता है, तो जो हार्म करेगा उसके अगेंस्ट सेबी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकता है ना। सो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इंसाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो ध्यान रखे कि भाई उसको कुछ ना हो। अगर उसे कुछ हो गया, किसी भी तरीके का कोई हरासमेंट हुआ है या उसे सस्पेंड कर दिया, डिमोट कर दिया, बाहर निकाल दिया है, राइट, टर्मिनेशन है, रिमूवल है, तो उस केस में उसके अगेंस्ट एक्शन सेबी लेने वाला है। डन। सो ये जो नया पूरा एक सेक्शन था वो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, 3A जो ऐड किया इन्होंने। अच्छा उसके अलावा ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, ये भी एक्चुअली मैं आपके इसमें ऐड किया है। अच्छा इसको ना सिर्फ एक बार रीड करना है, ये जेन्युइनली बहुत सिंपल सा है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत नया है। जैसे आपने कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर पढ़ा है ना, वैसे ये सारे स्टैंडर्ड्स आपको पता है। इसका बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका मेन कंक्लूजन क्या है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि विथ रिस्पेक्ट टू इनसाइडर ट्रेडिंग एक कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं किसके ऊपर कास्ट किया, देखो जरा, CEO मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है सारी के सारी कि भाई आपको सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल्स चेक्स एस्टैब्लिश करने की कंपनी ने एस्टैब्लिश किया टू प्रिवेंट एनी एक्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। ये उसका मेन स्कोप है, मेन पर्पस है ना। क्या क्या है इसमें ये मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, है ना, और बस एक बार आप रीड कर लेना। एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। इसमें ऐसा कहना है कि भाई आप एक लिस्ट ऑफ इनसाइडर्स रेडी रखो, उन इनसाइडर्स को आप फ्रॉम टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करो कि भाई कब आपका विंडो क्लोजर पीरियड है। इंश्योर दैट विंडो क्लोजर पीरियड में उन्होंने कोई ट्रेड नहीं किया। अगर उसके अलावा कभी ट्रेड करें विंडो क्लोजर पीरियड छोड़ के, तो प्री क्लियरेंस उन्होंने प्रॉपरली लिया है। अच्छा कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन से इनसाइडर के पास जाती है ये आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फिर वो किसी के साथ शेयर ना करे, उसके लिए जो भी प्रिवेंटिव एक्शन आप ले सकते हो वो आप लो। जैसे ईमेल्स कंपनीज में सारे के सारे सिक्योर्ड होते हैं, फायरवॉल होती है, आप काफ़ी सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हो कि भाई इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह शेयर ना हो। अच्छा फिर आप ये डेटाबेस पूरा के पूरा कहाँ मेंटेन करते हो, वो सब प्रॉपर्ली आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो ये सब स्टैंडर्ड्स उसमें दिए, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड्स एक तरीके के, आपको सिर्फ एक बार रीड करना, बिल्कुल दिमाग लगाने जैसा कुछ नहीं, इसमें कुछ टफ है ही नहीं। ये जनरल से पॉइंट्स है, एक बार हम लोग रीड करेंगे, है ना, बहुत इसमें टेंशन लेने वाला कुछ भी नहीं है। हाँ आगे देखते हो, सेबी के किसी ऑर्डर से अगर आप नाखुश हो, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई द ऑर्डर वाज नॉट जेन्युइन, राइट, तो आप सेबी का ऑर्डर बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग के रेगुलेशंस के हिसाब से आप चैलेंज कर सकते हो। और चैलेंज किसके सामने करोगे? सैट। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, खैर 45 डेज़ के अंदर आप इसे सैट के सामने चैलेंज कर सकते हो।
ये एक आई थिंक लास्ट पॉइंट इसमें ऐसे ही ऐड कर दिया था, रीसेंट जजमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स। तो ये एक रियल लाइफ केस है दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके केस में सेबी की कुछ फाइंडिंग्स थी। अच्छा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना जब कनेक्टेड पर्सन एंड डीम टू बी कनेक्टेड, तो जो खैर रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको भी बताया था कि एक 1.5-2 साल पुराना केस है जहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था कि कैसे इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये एक सपोज कंपनी का इनसाइडर है, दूसरा ये एक इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल ने एक्चुअली में ट्रेड किया, और इसको कंपनी के स्टॉक्स में प्रॉफिट हुआ। आई थिंक फिलिप्स इंडिया का केस है, बहुत एग्जैक्टली कंपनी का नाम याद नहीं है। अब आइडियली अगर ये दोनों कनेक्टेड है, डीम टू बी कनेक्टेड, इट इज़ एन एक्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, लेकिन ये दोनों कनेक्टेड नहीं थे। बट इन दोनों का कनेक्शन कैसे था? ऑन फेसबुक, ये रियल लाइफ केस है, ऑन फेसबुक दे हैड अ कॉमन फ्रेंड, इनका कॉमन फ्रेंड था। ये जो इनसाइडर था ही वॉज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सो ये इस कॉमन फ्रेंड से कनेक्टेड था और ये इंडिविजुअल भी इस कॉमन फ्रेंड से कनेक्टेड था। सो थ्रू दिस सेबी वेंट ऑन टू इन्वेस्टिगेट, और जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको पता चला कि ये और ये एक्चुअली में कनेक्टेड है, डीम टू बी कनेक्टेड वाले केस में आ रहे थे। तो अब ये डेफिनेशन के हिसाब से एक्चुअली डज नॉट होल्ड ट्रू, बट उसका स्कोप इस एक्सटेंट तक है, राइट? मतलब फ्रेंड के फ्रेंड ने भी अगर कोई ट्रेड किया तो उस एक्सटेंट तक भी ये लोग जा सकते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही बताया कि भाई ये केस है जिसमें कोई कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी और बिफोर दैट इन्फॉर्मेशन कुड बिकम पब्लिक वो कुछ सोशल मीडिया पर आ गई। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बहुत बार इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स इतने होने वाले हैं, ऐसे होने वाले हैं। तो दीप इंडस्ट्रीज़ के ऐसी कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, देखो ज़रा, लीक ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क वेबसाइट्स एंड KYC डॉक्यूमेंट्स। तो किसी इंटरमीडियरी के थ्रू वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ गई, राइट? तो इवन दैस अमाउंट्स टू एन एक्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब इन शॉर्ट, जब तक वो अनपब्लिश्ड है प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपको इंश्योर करना है कि वो किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में ना आए, और अगर आ गई तो इट अमाउंट्स टू एन एक्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट? तो आई थिंक यार ये सारे के सारे चेंजेस थे, है ना? चलो, सो आई थिंक ये सेशन हम लोग कंक्लूड करते हैं। अच्छा, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, सो मेरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ना? सो यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम, मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व दोज क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा है, अंडरस्टैंड आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, बट प्लीज़ रीड इट प्रॉपर्ली। और मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा मानना है कि हर बार आप अगर पास्ट एक्सपीरियंस देखते हैं तो इंस्टीट्यूट काफ़ी कुछ अमेंडमेंट से पूछती है, और इस बार तो भयंकर सारे इन्होंने एडिशंस किए मॉड्यूल में, और अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं। सो मेरी 2 सिंसियर रिक्वेस्ट आपसे, पहला, अगर आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जिन्हें एक्चुअली में नहीं पता है कि ऐसे काफ़ी सारे एडिशंस या अमेंडमेंट्स हुए हैं, सो प्लीज़ आप उनके साथ शेयर करो और उन्हें बताओ कि भाई ये सब पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं ये मार्केटिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली गुड फेथ में बोल रहा हूँ। आप मेरा वीडियो रेकमेंड कर देना, किसी और का कर देना, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे नोट्स रेफर कर देना, किसी और के कर देना, उसमें जेन्युइनली मुझे कोई इशू नहीं है, बट आप ज़रूर बताओ, एटलीस्ट दे विल बी अवेयर ऑफ इट। और सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है ना कि अमेंडमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं इसके अंदर। पर्टिकुलरली अगर आप देखते हो तो जो चेंजेस आपने इनसाइडर ट्रेडिंग में पढ़े और जो LODR में, मतलब आज जो आपने पढ़े, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। उसके बाद ICDR में जो सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाला है, बहुत नया कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट अपने लॉज में अभी, तो उसके ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो आप क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें, बहुत अच्छे से पढ़ो। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल यू कैन बिंदास राइट टू मी, मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज, राइट? शेयर इट एज मच एज पॉसिबल एंड अच्छे से पढ़ाई करो यार। और 15-20 मार्क्स इज़ व्हाट आई फील इससे आना चाहिए। 15 मार्क्स तो डेफिनेटली आना चाहिए इन सारे के सारे अमेंडमेंट से। सो प्लीज़ स्किप मत करना। 44-45 पेजेस इफेक्टिवली ऐसे आप देखते हो तो पढ़ने के हैं। अगर 40-45 पेज पढ़ के एंड इफ़ आई एम गेटिंग 15-20 मार्क्स इन हैंड, इट इज़ आई थिंक अ बोनस फॉर मी। सो मेरे हिसाब से आई थिंक ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, राइट? एंड आई थिंक टू सम अप, आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में अपने भाव ज़रूर व्यक्त कीजिए। एंड आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, एनी थिंग यू नो विद रिस्पेक्ट टू दी सब्जेक्ट्स, कभी भी आपको कुछ भी ज़रूरत लगे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इनफैक्ट पूरी यस अकेडमी की टीम फॉर एनी ऑफ आर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, हम पूरी की पूरी टीम आपके साथ है, राइट? ऑन बिहाफ ऑफ यस अकेडमी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।